हेलो एवरीवन, वेलकम टू शिवरा क्लासेस। शिवरा क्लासेस में आपका स्वागत है। जैसा कि आप लोगों को पता है कि अभी हम लोग जो लुसेंट सामान्य ज्ञान को पढ़ रहे हैं, यह जो लुसेंट सामान्य ज्ञान का जो है आपका 2026 एडिशन है। आप लोग देख सकते हैं यहाँ, यह जो बुक है आपका 19वां संस्करण 2026 का जो है न्यू एडिशन है। ठीक है, इसी को पढ़ रहे हैं। अभी तक हम लोग जो इस बुक का जो सबसे पहले हम लोग जो बायोलॉजी स्टार्ट किए थे, जिसको हम लोग कंप्लीट कर चुके हैं। ठीक है, तो आज का जो हमारा वीडियो होने वाला है वो होगा फिजिक्स को स्टार्ट करेंगे। फिजिक्स को भी एक मास्टर वीडियो के रूप में कंप्लीट करने का प्रयास करेंगे। ठीक है, तो चलिए हम लोग फिजिक्स को स्टार्ट करते हैं। फिजिक्स यानी भौतिक विज्ञान। ठीक है, तो चलिए भौतिक विज्ञान का हम लोग स्टार्ट करते हैं। भौतिक विज्ञान में जो हम लोग का फर्स्ट चैप्टर जो होगा मात्रक होगा। उससे पहले कुछ इंट्रोडक्शन दिया हुआ है, उसके बारे में हम लोग देख लेते हैं। जैसे कि बोल रहा है कि भौतिकी भौतिकी जो है आपके प्राकृतिक विज्ञान की भौतिकी क्या है, तो प्राकृतिक विज्ञान की वह शाखा जिसमें द्रव्य यानी मैटर तथा ऊर्जा यानी एनर्जी उसकी परस्पर क्रियाओं का अध्ययन होता है। भौतिकी जो है प्राकृतिक जगत का मूल विज्ञान है, क्योंकि विज्ञान की अन्य शाखाओं का विकास भौतिकी के ज्ञान पर बहुत ही हद तक निर्भर करता है। ठीक है, आप लोग समझ गए होंगे भौतिकी क्या है। नेक्स्ट हम लोग जब भौतिकी से चैप्टर जो है आपका मात्रक यानी क्या है, तो मात्रक है यानी यूनिट। ठीक है, तो चलिए हम लोग जो है एक एक करके जितने भी पॉइंट दिए हुए हैं सभी को हम लोग कंप्लीट करते हैं। बोल रहा है मात्रक मात्रक जो किसी राशि के मापन का निर्देश किसी राशि के मापन के जो है निर्देश मानक को क्या कहते हैं, तो मात्रक कहते हैं। अगर यदि किसी राशि है, राशि के मापन के निर्देश को क्या कहते हैं, तो हम लोग मात्रक कहते हैं। मात्रक दो प्रकार के होता है, एक होता है मूल मात्रक यानी फंडामेंटल यूनिट, दूसरा होता है व्युत्पन्न मात्रक यानी डेराइव्ड यूनिट। ठीक है, तो आइए हम लोग जो एसआई पद्धति में जो मूल मात्रक की संख्याएं 7 हैं वो सभी को हम लोग देख लेते हैं। ठीक है, आइए लंबाई को जो है अगर एसआई मूल मात्रक में इसको मीटर कहते हैं और इसका संकेत एम होता है। ठीक है, द्रव्यमान को जो एसआई मूल मात्रक में इसको क्या, तो हम लोग किलोग्राम कहते हैं और इसका जो है संकेत होता है केजी। समय के एसआई मूल मात्रक को सेकंड कहते हैं और इस संकेत का एस होता है। ताप को जो एसआई मूल मात्रक को क्या कहते हैं, केल्विन कहते हैं और इसका संकेत होता है के। विद्युत धारा का जो एसआई मूल मात्रक क्या होता है, तो एम्पियर होता है और इसे हम लोग जो एस का संकेत यानी ए से जो डिनोट करते हैं। ठीक है, ज्योति तीव्रता का मात्रक कैंडेला है, इसको हम लोग सीडी से संकेत करते हैं। पदार्थ का परिणाम मोल जो एसआई का मूल मात्रक का तो मोल होता है, पदार्थ के परिणाम का एसआई मात्रक का तो मोल होता है और इसका जो है मोल संकेत भी होता है। ठीक है, एसआई मात्रक का जो संपूरक मूल मात्रक के बारे में हम लोग देखेंगे। तो एसआई के जो आपका संपूरक मूल मात्रक जो होता है, जैसे कि आपका समतल कोण हो गया, तो समतल कोण को रेडियन, इसे आरएडी से हम लोग डिनोट करते हैं। घन कोण यानी सॉलिड एंगल जो हो गया स्टे रेडियन कहते हैं, यानी जो एसआर से इसको डिनोट करते हैं। आइए हम लोग जो एसआई के कुछ पुराने मात्रकों को नए नाम और संकेत के रूप में जानते हैं। यह जो एसआई के कुछ पुराने मात्रकों को नए नाम और संकेत, जैसे कि ताप को डिग्री सेंटीग्रेड पुराना और डिग्री सेल्सियस अभी नया वाला है। ठीक है, इसको हम लोग डिनोट करते हैं। आवृत्ति को पुराने में हम लोग क्या, तो कंपन प्रति सेकंड यानी सीपीएस जो है पुराना है, अभी जो हम लोग हर्ट्ज में कहते हैं नया में। ठीक है, ज्योति तीव्रता को पहले कैंडेला शक्ति पुराना में कहा जाता था, लेकिन अभी जो है कैंडेला जो कि नया में कहा जाता है। ठीक है, आइए अब हम लोग जो आपके समतलीय कोण के बारे में देखते हैं। समतलीय कोण जो होता है, समतलीय कोण डी थीटा हो गया आपका। यह डी थीटा चित्र अनुसार आप देख सकते हैं वृत्त की चाप की लंबाई, डी थीटा जो क्या है, तो वृत्त की चाप की लंबाई डी थीटा समतलीय कोण हो गया आपका। अब वृत्त की चाप की लंबाई जो डी एस, यह जो वृत्त की चाप की लंबाई हो गया आपका डी एस, इसकी त्रिज्या जो है, यह त्रिज्या क्या हो गया, तो आर इसकी त्रिज्या होगी, अर्थात जो है डी थीटा बराबर क्या हो जाएगा, तो डी थीटा बराबर आपका डी एस बटा आर रेडियन हो जाएगा। ठीक है, तो यह जो है देख सकते हैं आप समतलीय कोण के माप के बारे में। ठीक है, आइए अब हम लोग जो ठोस कोण को देखते हैं। ठोस कोण को जो है डी ओम चित्रानुसार, यह जो है आपका डी ओम हो गया चित्रानुसार। शीर्ष जो है आपका ओ केंद्र को, यह जो ओ क्या है, तो आपका केंद्र के भांति प्रयुक्त करके उसके परितः निर्मित गोलीय, इसके परितः क्या, तो निर्मित गोलीय पृष्ठ के अवरोधन, गोलीय पृष्ठ के जो है अवरोधन डी ए, या गोलीय पृष्ठ का अवरोधन क्या है, तो आपका डी ए है। त्रिज्या क्या है, तो त्रिज्या देख रहे हैं आपका आर है, तो इस आर के वर्ग का अनुपात होता है, तो इसका क्या है, तो डी ओम बराबर जो है डी ए बटा क्या हो जाएगा, तो आर स्क्वायर हो जाएगा। ठीक है, तो इसको आप लोग याद रखेंगे ठोस कोण का। ठीक, वे सभी मात्रक जो मूल मात्रकों की सहायता से, बताना है कि वे सभी मात्रक जो मूल मात्रकों की सहायता से व्यक्त किए जाते हैं, क्या, तो व्युत्पन्न मात्रक कहलाते हैं। वे सभी मात्रक जो मूल मात्रकों की सहायता से क्या, तो व्यक्त किए जाते हैं, क्या, तो व्युत्पन्न मात्रक कहलाते हैं। आइए अब हम लोग जो खगोलीय दूरी के मापन के बारे में देखेंगे, खगोलीय दूरी के मापन के बारे में। ठीक है, प्रकाश वर्ष, लाइट ईयर,
प्रकाश वर्ष, यानी प्रकाश द्वारा निर्वात में जो एक वर्ष में तय की गई, प्रकाश वर्ष किसे कहते हैं? तो प्रकाश द्वारा जो निर्वात में एक वर्ष में तय की गई कुल दूरी को एक प्रकाश वर्ष कहलाती है। खगोलीय दूरी को मापने के लिए प्रकाश वर्ष का प्रयोग, खगोलीय दूरी को मापने के लिए प्रकाश वर्ष का प्रयोग जो है किया जाता है, क्योंकि प्रकाश वर्ष की चाल हमेशा क्या रहती है? तो एक समान रहती है। एक प्रकाश वर्ष बराबर क्या होता है? तो 9.46 गुणे 10⁻15 मीटर होता है। ठीक है, बराबर होता है 9.46 10⁻12 किलोमीटर भी होता है। ठीक है, पृथ्वी और सूर्य का औसत दूरी प्रकाश वर्ष के संदर्भ में प्रकाश वर्ष केवल जो है 8.311 है। ठीक, अब आइए हम लोग जो खगोलीय इकाई को देखेंगे, यानी एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट को देखेंगे। खगोलीय इकाई, पृथ्वी और सूर्य के बीच के माध्य दूरी, पृथ्वी और सूर्य के बीच के माध्य दूरी को क्या, तो खगोलीय इकाई कहलाती है। क्या, तो खगोलीय इकाई कहलाती है। खगोलीय का मात्रा क्या होता है? तो 1.496 × 10⁻11 मीटर या 1.5 × 10⁻11 मीटर बोल सकते हैं। ठीक है, नेक्स्ट है पारसेक। यह जो है दूरी मापने की सबसे बड़ी है। पारसेक क्या है जो आपका? तो यह जो है दूरी मापने की क्या है? तो सबसे बड़ी इकाई है। एक पारसेक बराबर क्या होता है? तो एक पारसेक बराबर जो आपका 3.26 प्रकाश वर्ष होता है, या इसे आप जो है 3.08 × 10⁻16 मीटर भी बोल सकते हैं। ठीक है, अब आइए नेक्स्ट हम लोग देखें बल की CGS पद्धति में। बल को जो है CGS पद्धति में हम लोग जो क्या, बल को जो CGS पद्धति होता है, उस बल को CGS पद्धति में मात्रा क्या है? तो डाइन है, और SI पद्धति में मात्रा क्या है? तो न्यूटन है। अगर बल का जो CGS पद्धति पूछेगा तो क्या बताइएगा आप? डाइन, और SI पद्धति अगर पूछे तो मात्रा क्या? तो न्यूटन। ठीक है, 1 न्यूटन बराबर कितना होता है? तो 1 न्यूटन बराबर 10⁵ डाइन होता है। कितना? तो 10⁵ डाइन होता है। ठीक, नेक्स्ट है कि कार्य की CGS पद्धति में जो है, कार्य की CGS पद्धति में मात्रक अर्घ है, एवं SI पद्धति में मात्रक क्या है? तो जूल है। 1 जूल बराबर क्या? तो 1 जूल बराबर 10⁷ अर्घ होता है, 1 जूल बराबर। ठीक है, नेक्स्ट आपके जल की गंधलापन, जल की जो है गंधलापन मापने की इकाई, जल की जो है गंधलापन यानी जो है टर्बिडिटी मापने की इकाई जो है क्या है? तो आपका नेफ्लोमीटर ट्यूबरिक यूनिट होता है। ठीक है, जल की गंधलापन मापने की इकाई तो NTU है, जिससे कि हम लोग जो है नेफ्लोमेट्रिक टर्बिडिटी यूनिट कहते हैं। ठीक है, नेक्स्ट हम लोग देखेंगे आपका 10 विभिन्न घातों के प्रतीक के बारे में। 10 विभिन्न घातों के प्रतीक यानी सिंबल्स फॉर द वेरियस पावर ऑफ 10। भौतिकी में जो बहुत छोटी और बहुत बड़ी राशि है, भौतिकी में क्या होता है आपका, यानी फिजिक्स में बहुत छोटी और बहुत बड़ी राशियों के मानों में जो है 10 का घात के रूप में व्यक्त किया जाता है। 10 के कुछ घातों को विशेष नाम तथा संकेत दिए गए हैं, जिसे नीचे दी गई सारणी में दिया गया है। तो इस सभी को हम लोग देखेंगे, क्योंकि जो है यह जो है आपका एग्जाम में पूछे जाते हैं। जैसे कि आपका जो है 10 के पावर जो है 24, इसे हम लोग योटा कहते हैं, इसको जो प्रतीक है वाई है। ठीक है, अगर 10 के पावर जो है 21 होगा, इसे हम लोग जेटा कहते हैं, यह पूर्व प्रत्यय है, या जेड से व्यक्त किया जाता है। ठीक है, सिंबल इसका जेड। लेकिन 10⁻18, इसे हम लोग हेक्सा कहते हैं, इसे ई से डिनोट किया जाता है। 10⁻15 इसे पेटा कहते हैं, इसे पी का सिंबल है इसका। ठीक है, 10⁻12 जो है 12, इसका जो टी इसका प्रतीक है। 10⁻9 यानी गीगा होता है, या जी का प्रतीक है। 10⁻6 मेगा है क्या? तो एम का प्रतीक है। 10⁻3 जो है आपका किलो है, इसका के का प्रतीक है। ठीक है, 10⁻² एक हेक्टो है, एक है तो एच का है। 10⁻1 क्या है? तो डेका, इसको हम लोग क्या कहते हैं? तो DSH सिंबल है इसका। ठीक है, अब इसी तरह जो है 10 का घात देखते हैं। 10 का घात हो गया 10⁻24, ये इसको क्या कहते हैं? ये प्रीफिक्स में जो इसको पूर्व प्रत्यय में कहते तो योक्टो कहते हैं, इसके वाई से डिनोट करते हैं। ठीक है, 10⁻21, इसे हम लोग जेप्टो कहते हैं। यहाँ जेटा का है तो यहाँ जेप्टो हो जाता है माइनस में, इसे जेड से डिनोट किया जाता है। 10⁻−18 जो इसको एटो कहते हैं आपका, यहाँ एक्सा कहा जाता था, इसे ए से डिनोट करते हैं। ठीक है, और 10⁻15 में फेमटो कहा था, इसे एफ से डिनोट किया जाता है। और 10⁻12 को क्या, तो पीको कहा था, यहाँ पे पी से डिनोट किया जाता है। ठीक है, 10⁻−9 नैनो कहा जाता है, एन से इस सिंबल है इसका। ठीक है, 10⁻−6 इसे माइक्रो कहता है, इसे म्यू से डिनोट किया जाता है। ठीक है, 10⁻3 जो मिली यानी एम इसका सिंबल है। 10⁻2 इसे सेंटी कहते हैं, जिसका सी जो है आपका सिंबल है। और 10⁻1 जिसे डेसी इसे कहता है, डी इसका सिंबल है। ठीक, अब हम लोग नेक्स्ट देखेंगे आपको बीमा यानी डायमेंशन के बारे में। डायमेंशन बोल रहा है कि किसी भौतिक राशि की बीमाएँ जो उन घातों को कहते हैं जिन्हें उस राशि को व्यक्त करने के लिए मूल राशियों पर चढ़ाना पड़ता है। बीमाएँ जो होती हैं किसी भौतिक राशि की बीमाएँ कहती है, जो किसी भौतिक राशि की बीमाएँ उन घातों को कहते हैं जिन्हें उस राशि को व्यक्त करने के लिए क्या आती है, तो मूल राशियों को चढ़ाना पड़ता है। जैसे कि
बेग बराबर क्या होता है, तो बेग बराबर जो है दूरी बटा समय, इसको एल आपका जो है एल से दूरी को डिनोट कर दिया, टी हो गया, तो इसका जो क्या होगा, तो एल टी के पावर -1 हो जाएगी, या जो है हम लोग बोल सकते हैं एम के पावर -0 एम एल टी के पावर -1 हो जाएगा। ठीक है, अब हम लोग जो बीमीय सूत्र है डायमेंशन फार्मूला के बारे में हम लोग देखेंगे। डायमेंशन फार्मूला, बीमीय सूत्र वह व्यंजक जो यह प्रदर्शित करे कि अमुक भौतिक राशि में कौन सी मूल राशि किस प्रकार समविष्ट है या उस राशि का बीमीय सूत्र कहलाता है। जैसे कि कार्य का बीमीय सूत्र क्या है, तो कार्य का बीमीय सूत्र जो है आपका एम एल का स्क्वायर एम टी का -2 स्क्वायर है। ठीक है, तो इसको आप लोग डिनोट कर सकते हैं। जैसे कि विभिन्न भौतिक राशियाँ दिया है, जैसे कि आपका बेग और चाल का बीमीय सूत्र जो एम के पावर 0 एल टी के पावर -1 होता है। ठीक है, बल का जो है एम एल टी के पावर -2, कार्य और ऊर्जा का जो एम एल स्क्वायर आर टी के पावर -2 होता है। ठीक है, संवेग को जो है आप एम एल टी और जो है टी का घात -1 है। ठीक है, प्रत्यास्थ गुणांक का जो एम एल के पावर जो है एम एल के पावर -1 एम टी के पावर -2, वेग प्रवणता का क्या था एम के पावर 0 एल के पावर 0 टी के पावर क्या होता है -1। वहीं जो आपका त्वरण का देखिएगा, तो एम के पावर आपका 0 है, एल टी के पावर क्या होता है -2 है। आवेग का जो एम एल टी के पावर क्या होता है -1 है। शक्ति जो है एम एल स्क्वायर बोल सकते हैं, एम एल स्क्वायर या टी के पावर -3 है। ठीक है, दाब प्रतिबल ऊर्जा प्रति इकाई आयतन का क्या है, एम एल के जो है एम एल के पावर -1 एम टी के पावर -2, पृष्ठ तनाव का जो है एम एल के पावर 0 एम टी के पावर -2, एम श्यानता गुणांक क्या है, तो एम एल के पावर -1 एम टी के पावर -1 हो गया। ठीक है, यह जो आपका विभिन्न भौतिक राशियों के बीमा थे। ठीक है, इसको आप लोग जो है स्क्रीनशॉट लेकर रख सकते हैं अगर आपके पास नई बुक है तो चलिए हम लोग आगे देखते हैं। इसको आप लोग जो है टी के पावर -2 घात भी बोल सकते हैं, तो आपको जैसे मन हो पढ़ने का वैसे पढ़ सकते हैं। 2-3 तरीका है इसको पढ़ने का। तो चलिए अब हम लोग जो है नेक्स्ट देखते हैं आपका विभिन्न भौतिक राशियों के बीमा के बारे में। जैसे कि कोणीय वेग का बीमीय सूत्र, कोणीय वेग का बीमीय सूत्र जो है आपका वहीं आपका एम के पावर 0 एल के पावर 0 टी के पावर -1, कोणीय संवेग का जो वहीं आपका एम एल स्क्वायर टी के पावर -1 हो जाएगा। ऊर्जा घनत्व का जो है एम एल का जो है पावर -1 एम टी के पावर -2 है। कोणीय आवेग का जो एम एल स्क्वायर टी के पावर -1, प्लांक नियतांक का जो आपका एम एल के पावर टी एम एल स्क्वायर या एम एल के पावर 2 एम टी के पावर -1 है। ठीक है, विद्युत क्षेत्र का जो एम एल टी के पावर -3 एम ए के पावर -1 है। ठीक है, वही जड़त्व आघूर्ण का जो है आपका विमीय सूत्र एम एल स्क्वायर टी के पावर 0। ठीक है, बल आघूर्ण का जो एम एल स्क्वायर टी के पावर -2, पलायन वेग का जो एम 0 एम एल टी के पावर -1, गुरुत्वीय नियतांक का जो है एम के पावर -1 एम एल के पावर 3 एम टी के पावर -2, एम प्रतिरोध का क्या होगा, तो एम एल स्क्वायर जो है एम एल स्क्वायर टी के पावर -3 एम ए के पावर क्या हो जाएगा, तो -2 हो जाएगा। ठीक है, यह प्रतिरोध का। अब आइए हम लोग जो है आपको नेक्स्ट चैप्टर देखेंगे, जो कि हमारा चैप्टर होगा गति के बारे में देखेंगे, जो कि हमारा चैप्टर नंबर क्या है, तो 2 है। ठीक है, तो चलिए हम लोग देखते हैं गति को। जैसे गति में आपका फर्स्ट है अदिश राशि। क्या है, तो अदिश राशि यानी स्केलर क्वांटिटी। बोला है कि वैसी भौतिक राशि जिनमें केवल परिणाम होता है, दिशा नहीं, उसे क्या तो अदिश राशि कहते हैं। क्या है, तो हम लोग कैसे भौतिक राशि जिनमें क्या केवल परिणाम होता है और दिशा नहीं होता है, उसमें क्या कहते हैं, तो अदिश राशि कहते हैं। ठीक है, केवल उसमें परिणाम हो, उसमें क्या होगी, दिशा नहीं होगी, उसे हम लोग क्या कहते हैं, तो अदिश राशि कहते हैं। तो आपको पता होगा, जैसे कि एग्जाम्पल के तौर पर द्रव्यमान हो गया, चाल हो गया, आयतन हो गया, कार्य हो गया, समय हो गया, ऊर्जा हो गया, विभव आदि हो गया। ठीक है, नोट दिया हुआ कि विद्युत धारा यानी करंट, ताप यानी टेम्परेचर, दाब, ये सभी क्या है, तो अदिश राशियाँ हैं। ठीक है, इसको भी याद रखेंगे। नेक्स्ट है सदिश राशि यानी वेक्टर क्वांटिटी के बारे में देखेंगे। वेक्टर क्वांटिटी वैसी भौतिक राशि जिनमें क्या है, तो परिमाण के साथ साथ दिशा भी रहती है, और जो है वैसी भौतिक राशि जिनमें परिणाम के साथ साथ दिशा भी रहती है और जो योग के निश्चित नियमों के अनुसार जोड़ी जाती है, उन्हें सदिश राशि कहते हैं। जैसे कि वेग हो गया, विस्थापन हो गया, बल हो गया, त्वरण, संवेग, आवेग, विद्युतीय क्षेत्र, चुंबकीय क्षेत्र आदि। ठीक है, नेक्स्ट है आपका दूरी यानी डिस्टेंस को देखेंगे। किसी दिए गए समय अंतराल में अगर कोई समय दिया गया है, उसी समय अंतराल में वस्तु द्वारा तय किए गए मार्ग की लंबाई को क्या कहते हैं, तो दूरी कहते हैं। यह एक अदिश राशि है या सदैव क्या होती है, तो पॉजिटिव यानी धनात्मक या शून्य होती हैं। ठीक है, नेक्स्ट है विस्थापन को हम लोग देखेंगे। विस्थापन यानी जो है डिस्प्लेसमेंट, एक निश्चित दिशा में ही दो बिंदुओं के बीच लंबवत, यह जो है डिस्प्लेसमेंट जो होता है वह एक निश्चित दिशा में ही
दो बिंदुओं के बीच लंबवत न्यूनतम दूरी को विस्थापन कहते हैं। यह सदिश राशि है, इसका SI मात्रक जो मीटर है, और विस्थापन कहते हैं धनात्मक, ऋणात्मक और शून्य कुछ भी हो सकता है आपका विस्थापन। ठीक है, नेक्स्ट जो हम लोग देखेंगे आपका स्पीड यानी चाल के बारे में देखेंगे। स्पीड यानी चाल किसी वस्तु द्वारा प्रति सेकंड तय की गई, किसी वस्तु के द्वारा जब प्रति सेकंड तय की गई दूरी को क्या कहते हैं, चाल कहते हैं। अर्थात चाल बराबर क्या है, दूरी बटा समय। यह एक क्या है, अदिश राशि है, और इसका SI मात्रक क्या है, तो मीटर पर सेकंड जो है इसका SI मात्रक है आपका चाल का। ठीक है, जैसे कि एग्जाम्पल दिया हुआ कि यदि कोई वस्तु किसी दूरी यदि जो है कोई वस्तु किसी दूरी को V1 चाल से तय करती है और उसके बाद उतना ही दूरी V2 चाल से तय करती है, तो संपूर्ण यात्रा में उसकी वो औसत चाल क्या हो जाएगा, तो 2V1 M2V2 बराबर बटा क्या हो जाएगा, तो V1 प्लस V2 हो जाएगा। ठीक है, या जब वस्तु अपनी यात्रा के आधी समय यानी V1 चाल से और शेष आधी समय V2 चाल से चलती है, तो क्या होगा, तो संपूर्ण यात्रा का उसका औसत हो जाएगा V1 प्लस V2 बटा 2 हो जाएगा। ठीक है, जब आपका संपूर्ण औसत चाल निकालना होगा तब। ठीक है, क्योंकि वस्तु जो अपनी आधी समय में V1 चाल से चलना प्रारंभ करती है, इसलिए। ठीक है, आइए हम नेक्स्ट देखेंगे आपका वेलोसिटी यानी वेग के बारे में। किसी वस्तु के विस्थापन की दर, वेलोसिटी किसे कहते हैं, यदि किसी वस्तु के विस्थापन की दर को या किसी वस्तु के विस्थापन की दर को एक निश्चित दिशा में प्रति सेकंड वस्तु द्वारा तय की गई दूरी को क्या कहते हैं, वेग कहते हैं। यह है वेग क्या है, एक सदिश राशि है, और वेग का जो SI मात्रा क्या है, तो मीटर पर सेकंड है। ठीक है, इसको आप लोग याद रखेंगे। नेक्स्ट है त्वरण यानी एक्सीलरेशन जो किसी वस्तु के अगर वेग में परिवर्तन की दर को क्या कहते हैं, तो त्वरण करते हैं। यह भी एक क्या है, तो सदिश राशि है, इसका SI मात्रा क्या है, तो मीटर पर सेकंड स्क्वायर है। ठीक है, तो मीटर पर सेकंड स्क्वायर है। यदि समय के साथ जो है वस्तु का वेग घटता है तो त्वरण क्या होता है, तो ऋणात्मक होता है, जिसे हम लोग क्या कहते हैं, तो मंदन कहते हैं। क्या, तो मंदन कहते हैं। नेक्स्ट एक वेग जो है, वेग एक समान होने से क्या होता है, तो त्वरण का मान क्या होता है, तो शून्य होता है। ठीक है, अब आइए हम लोग देखेंगे आपका प्रक्षेप्य गति यानी जो प्रोजेक्टाइल मोशन के बारे में। प्रोजेक्टाइल मोशन जब कोई पिंड हो एक ही समय में दो दूरी को क्या करता है, तो तय करता है, क्षैतिज तथा उदग्र, तो पिंड की ऐसी गति को क्या, तो प्रक्षेप्य गति यानी जो प्रोजेक्टाइल मोशन कहते हैं। इसमें पिंड के वेग का परिमाण जो होता है, एवं दिशा दोनों के साथ बदलते रहते हैं। इसके कारण पिंड एक समतल वक्र पथ पर गति करता है, और इस वक्र पथ को परिचय पथ यानी जो है ट्राजेक्टरी कहते हैं। यह सदैव जो है परवलयकार होता है। धनुष से छूटा हुआ बाण इसका एग्जाम्पल है। मेन जो है प्रक्षेप्य गति के एग्जाम्पल याद रखिएगा कि धनुष से छूटा हुआ बाण, यह क्या था, प्रोजेक्टाइल मोशन है। हवाई जहाज, यह क्या था, प्रोजेक्टाइल मोशन है। हवाई जहाज से गिराया गया बम, यह क्या, तो सब प्रोजेक्टाइल मोशन में आते हैं। चाहे बम तोप से छूटा गोला आदि मार्ग क्या है, परवलयकार होता है। यह सभी क्या है, तो प्रक्षेप्य गति के उदाहरण यानी प्रोजेक्टाइल मोशन के क्या है, तो उदाहरण है। ये सभी जो होते हैं क्या, तो परवलयकार होते हैं। ठीक है, तो आइए नेक्स्ट हम लोग देखेंगे आपका प्रक्षेप्य गति के एक द्विविमीय गति के बारे में। बोला कि प्रक्षेप्य गति एक द्विविमीय गति। प्रक्षेप्य गति क्या है, तो द्विविमीय गति है, अर्थात एक समतल में गति है। प्रक्षेप्य को अधिकतम दूरी तक फेंकने के लिए उससे क्षैतिज से कितना, तो 45 डिग्री के कोण पर ऊपर की ओर प्रक्षेपित करना चाहिए। क्षैतिज दिशा में तय की गई दूरी को परास कहते हैं। क्षैतिज दिशा में जो तय की गई दूरी को क्या कहते हैं, तो परास कहते हैं। इसको आप लोग याद रखेंगे। अगर क्षैतिज दिशा में तय की गई दूरी को क्या कहते हैं, परास कहा जाता है। परास के बारे में पूछता है। प्रक्षेपण कोण थीटा है, तो 90 डिग्री माइनस थीटा दोनों के लिए क्या, तो क्षैतिज परास समान होता है। नेक्स्ट है आपका प्रक्षेप्य पथ के उच्चतम बिंदु पर वेग एवं त्वरण के बीच 90 डिग्री का क्या होता है, तो कोण बनता है। नेक्स्ट हम देखेंगे आपका सर्कुलर मोशन यानी जो वृत्तीय गति के बारे में। सर्कुलर मोशन, वृत्तीय गति जब कोई वस्तु जो किसी वृत्ताकार मार्ग पर क्या करती है, गति करती है। जब कोई वस्तु जो है क्या, तो वृत्ताकार मार्ग पर गति करती है, तो उसकी गति को क्या कहते हैं, तो वृत्तीय गति कहते हैं। यदि वह एक समान चाल से गति करती है, तो उसकी गति एक समान वृत्तीय गति कहते हैं। ठीक है, नेक्स्ट है हमारा कि वृत्तीय गति एक त्वरित गति होती है। वृत्तीय गति जो क्या होती है, एक त्वरित गति होती है, क्योंकि वेग की दिशा प्रत्येक बिंदु पर क्या होती है, तो प्रत्येक बिंदु पर बदल जाती है। त्वरण की दिशा वेग की दिशा की क्या होती है, तो लंबवत होती है। ठीक है, जैसे कि डोरी से बंधे हुए एक पत्थर को तेजी से वृत्त में घुमाया जाता है, तो घुमाने के समय डोरी टूट जाने पर पत्थर स्पर्श यानी रैखिक क्या होगा, तो उड़ जाता है। ठीक है, अब आइए हम लोग नेक्स्ट देखेंगे आपका एंगुलर वेलोसिटी के बारे में, यानी जो है कोणीय वेग के बारे में देखेंगे। ठीक है, कोणीय वेग। ठीक है,
वृत्ताकार मार्ग पर गतिशील कण को, वृत्ताकार मार्ग पर जो है गतिशील कण को वृत्त के केंद्र से मिलाने वाली रेखा, सॉरी एक मिनट, बोला है कि वृत्ताकार मार्ग पर जो है, वृत्ताकार मार्ग पर गतिशील कण को वृत्त के केंद्र से मिलाने वाली रेखा 1 सेकंड में जितने कोण से घूम जाती है उस कण का कोण क्या होता है, तो कोणीय वेग कहते हैं। ठीक है, बोल रहा है कि वृत्ताकार जो मार्ग है उस गतिशील कण पर जो वृत्त के केंद्र से जो मिलने वाली रेखा है वह 1 सेकंड में जितने कोण से घूम जाती है और उस कोण का क्या, तो कोणीय वेग कहते हैं। इसे प्रायः ओमेगा से प्रकट किया जाता है, अर्थात ओमेगा बराबर क्या होता है, तो थीटा बटा टी होता है। ठीक है, यदि कण 1 सेकंड में n चक्कर लगाता है तो ओमेगा बराबर क्या हो जाएगा, तो 2πn हो जाएगा, क्योंकि एक चक्कर में जो है कण क्या होता है, तो एक चक्कर में जो है कण 2/2πn 360 डिग्री रेडियन से क्या होता है, तो घूम जाती है। ठीक है, आप जो है यहाँ पे फिगर में देख सकते हैं। ठीक, नेक्स्ट है कि अब यदि जो वृत्ताकार मार्ग पर त्रिज्या r है और कण जो है 1 सेकंड में n चक्कर लगाता है तो उसके द्वारा 1 सेकंड में चली गई दूरी क्या होगा, तो वृत्त की परिधि गुणे क्या होगा, तो n होगा। वृत्त की परिधि गुणे n बराबर क्या हो जाएगा, 2πrn हो जाएगा, यानी उसकी रेखीय चालन लीनियर स्पीड होगी। ठीक है, अर्थात जो है आपका v बराबर का 2πrn हो जाएगा, 2πrn गुणे r बराबर क्या हो जाता है, r बराबर जो तो w गुणे r होता है। ठीक है, तो ओमेगा बराबर क्या हो जाएगा, तो आपका 2πn हो जाएगा। रेखीय चाल बराबर क्या हो जाएगा, तो रेखीय चाल बराबर जो है आपका रेखीय चाल बराबर जो है कोणीय चाल गुणे क्या होता है, तो त्रिज्या। ठीक है, नेक्स्ट है हमारा कि पाई के मान की गणना सबसे पहले किसने की थी, पाई के मान की गणना जो सबसे पहले किसने की थी, तो आर्यभट्ट ने जो पाई के मान की गणना सबसे पहले की थी, तो आर्यभट्ट ने की थी। नेक्स्ट हम देखेंगे न्यूटन के गति के प्रथम नियम, न्यूटन्स लॉ ऑफ मोशन। बोल रहे कि भौतिकी के पिता न्यूटन ने जो भौतिकी के पिता न्यूटन ने जो है सन 1687 ईस्वी में अपनी पुस्तक प्रिंसिपिया में जो है सबसे पहले गति के नियम को क्या किया, तो प्रतिपादित किए। ठीक है, न्यूटन का गति नियम, न्यूटन्स लॉ ऑफ मोशन, यानी भौतिकी के पिता जो है न्यूटन ने सन 1687 ईस्वी में अपनी पुस्तक प्रिंसिपिया में किया, तो सबसे पहले गति के नियम को प्रतिपादित किए। अब आइए हम लोग देखते हैं न्यूटन के प्रथम गति का नियम। न्यूटन की गति का प्रथम नियम, न्यूटन्स फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन, बोला कि यदि कोई वस्तु विराम अवस्था में, यदि कोई वस्तु क्या है कि विराम अवस्था में है, वह विराम अवस्था में रहेगी यदि वह एक समान चाल से सीधी रेखा में चल रही है तो वैसे ही चलती रहेगी जब तक उस पर कोई क्या है, तो बाह्य बल लगाकर उसकी वर्तमान अवस्था में परिवर्तन न किया जाए। ठीक है, नेक्स्ट बोल रहा है कि प्रथम नियम को जो हम लोग गति के प्रथम नियम को गैलीलियो का नियम या जड़त्व का नियम भी कहते हैं। ठीक है, इसको आप लोग याद रखेंगे, पूछा जाता है कि न्यूटन के नियम को जो है न्यूटन का फर्स्ट लॉ को और किसी क्या कहा जाता है, तो आपका गैलीलियो का नियम या जड़त्व का नियम भी कहते हैं। बोले कि बाह्य बल के अभाव में किसी वस्तु की अपनी विरामावस्था या समान गति की अवस्था को बनाए रखने की प्रवृत्ति को क्या कहते हैं, तो जड़त्व कहते हैं। तो जड़त्व कहते हैं किसी वस्तु को जड़त्व को उसके द्रव्यमान के द्वारा मापा, किसी वस्तु का जो है जड़त्व किसके द्वारा, तो उसके द्रव्यमान के द्वारा मापा जा सकता है। प्रथम नियम से क्या, तो बल की परिभाषा मिलती है। आपका न्यूटन की गति के प्रथम नियम से क्या, तो बल की परिभाषा मिलती है। बल की परिभाषा में बल वह बाह्य कारक है, बल क्या है, तो बल जो वह बाह्य कारक है जो किसी वस्तु, बल जो क्या है, तो वह बाह्य कारक है जो किसी वस्तु की प्रारंभिक अवस्था में परिवर्तन करता है या परिवर्तन करने की क्या चेष्टा करता है। तो बल एक क्या है, तो बल एक सदिश राशि है, इसका SI मात्रक क्या होता है, तो न्यूटन है। क्या, तो न्यूटन इसका SI मात्रक है बल का। नोट दिया हुआ कि जब बल जो विपरीत दिशा में लगता है, जब बल क्या, तो विपरीत दिशा में लगता है, तो दिशाओं के बीच का कोण क्या, तो 180 डिग्री, तथा जब समान दिशा में लगता है तो क्या होता है, 0 डिग्री बनता है। जड़त्व के उदाहरण क्या है, तो ठहरी हुई मोटर या रेलगाड़ी अचानक चलने पर जो है उसमें बैठे यात्री पीछे की ओर झुक जाते हैं, यह क्या है, तो जड़त्व का फर्स्ट एग्जाम्पल। दूसरा कि चलती हुई मोटर कार के अचानक रुकने पर उसमें बैठे यात्री आगे की ओर झुक जाते हैं। तीसरा, कंबल को जो हाथ से पकड़कर डंडे पीटने से धूल कर जो झड़ कर गिर पड़ते हैं। कंबल को जो है हाथ से पकड़कर डंडे से पीटने पर धूल के कण जो है झड़ कर गिर पड़ते हैं, उसे क्या, तो हम लोग जड़त्व के उदाहरण के तौर पर देख सकते हैं। ठीक है, अब भाई हम लोग जो मोमेंटम यानी संवेग के बारे में देखेंगे, किसको, तो संवेग को।
बोल रहा है कि किसी वस्तु के द्रव्यमान एवं वेग के गुणनफल, किसी वस्तु के द्रव्यमान एवं वेग के गुणनफल को उस वस्तु का क्या कहते हैं, तो संवेग कहते हैं। किसी वस्तु के द्रव्यमान एवं वेग के गुणनफल को वस्तु के क्या तो संवेग कहते हैं, अर्थात संवेग बराबर जो है वेग गुणा द्रव्यमान। यह एक क्या तो सदिश राशि है। इसका सही मात्रा क्या होता है, तो किलोग्राम मीटर सेकेंड होता है। ठीक है, नेक्स्ट हम देखेंगे आपका न्यूटन की गति का द्वितीय नियम, न्यूटन से जो है सेकेंड लॉ ऑफ मोशन। बोला कि किसी वस्तु के संवेग में परिवर्तन की दर उस वस्तु के आरोपित बल के किसी वस्तु के संवेग में परिवर्तन की दर जो उस वस्तु पर आरोपित बल के समानुपाती होता है और वह संवेग परिवर्तन बल की दिशा में होता है। अब यदि आरोपित बल F और बल की परिभाषा उत्पन्न त्वरण A वस्तु का द्रव्यमान m हो तो न्यूटन की गति के दूसरे नियम क्या होगा, तो यह बराबर a में हो जाएगा। अर्थात न्यूटन के दूसरे नियम बल का व्यंजक प्राप्त होता है। किससे स्प्रिंग में बल का व्यंजक क्या होगा, तो F बराबर kx होगा, जहाँ जो है k क्या है तो स्प्रिंग बल का नियतांक है। नेक्स्ट है कि स्प्रिंग की लंबाई में एकाएक वृद्धि होने पर, स्प्रिंग की लंबाई में जो है एकाएक वृद्धि होने पर इसमें उत्पन्न प्रत्यानयन, स्प्रिंग की लंबाई में एकाएक वृद्धि होने पर जिसमें उत्पन्न प्रत्यानयन बल के परिणाम में जो स्प्रिंग बल का क्या तो नियतांक कहलाता है। नेक्स्ट है कि यदि स्प्रिंग बल के नियतांक को k को n समान भागों में काट दिया जाए तो प्रत्येक भाग का बल क्या होगा, तो नियतांक n k होगा। ठीक है, नोट प्रथम नियम दूसरे नियम का है, प्रथम नियम का है न्यूटन का प्रथम नियम जो है दूसरे नियम का है क्या है, तो अंग है। नेक्स्ट हम लोग देखेंगे आपका न्यूटन की गति का तृतीय नियम को। ठीक है, न्यूटन्स थर्ड लॉ ऑफ मोशन बोल रहा है कि प्रत्येक क्रिया के बराबर परंतु विपरीत दिशा में क्या होती है, तो प्रतिक्रिया होती है। उसे हम लोग जो है न्यूटन के तृतीय नियम कहते हैं। एग्जाम्पल के तौर पर बंदूक से गोली चलाने पर चलने वाले पीछे की ओर धक्का लगाना, बंदूक से गोली चलाने पर चलाने वाले को पीछे की ओर धक्का लगाना। दूसरा, नाव से जो है किनारे पर कूदने पर नाव के पीछे की ओर हट जाना। ठीक है, तीसरा, रॉकेट उड़ाने में। नेक्स्ट है कि रेखीय संवेग संरक्षण का सिद्धांत। यदि कणों के किसी समूह या निकाय पर कोई बाह्य बल नहीं लग रहा हो तो उस निकाय का कुल संवेग नियत रहता है, अर्थात टक्कर के पहले और बाद का संवेग क्या होता है, तो बराबर होता है। यह जो आप देख सकते हैं, टक्कर के पहले m1 mm2, टक्कर के समय m1 m2 m टक्कर के बाद। ठीक है, बोला नोट में कि ये रेखीय संवेग संरक्षण का सिद्धांत न्यूटन के तृतीय नियम का दूसरा रूप है और तृतीय नियम के सभी उदाहरण को इसके द्वारा समझाया जा सकता है। ठीक है, अब आइए हम लोग जो प्रत्यास्थ टक्कर के 3 प्रकार होते हैं। एक होता है प्रत्यास्थ टक्कर आपका, दूसरा होता है अप्रत्यास्थ टक्कर और तीसरा होता है पूर्णतः अप्रत्यास्थ टक्कर। तो आइए एक एक करके देखते हैं। प्रत्यास्थ टक्कर, इस टक्कर में जो पिंड जिस वेग से टकराता है, इस टक्कर में जो है पिंड जिस वेग से टकराता है उसी वेग से वापस लौटता है। दूसरा, इसमें गतिज ऊर्जा एवं संवेग क्या होता है, तो संरक्षित रहता है आपका प्रत्यक्ष टक्कर में। तीसरा बोला कि प्रत्यक्ष गुणांक ई का मान क्या होता है, तो 1 होता है। अप्रत्यास्थ टक्कर जिसमें पिंड जो है इसमें पिंड जिस वेग से टकराता है, क्या होता है, टकराता है उससे कम वेग से क्या होता है, तो वापस आता है। इसमें गतिज ऊर्जा संरक्षित नहीं रहता है। तीसरा है कि संवेग संरक्षित रहता है। अप्रत्यास्थ गुणांक का मान 1 से क्या होता है, तो कम होता है। ठीक, नेक्स्ट है आपका पूर्णतः अप्रत्यास्थ टक्कर। इसमें जो है पिंड टक्कर के बाद एक दूसरे से चिपक जाता है और एक ही वेग से चलने लगता है। दूसरा, इसमें जो है यानी जो है आपका जो है के क्या था, संरक्षित यानी काइनेटिक एनर्जी क्या तो संरक्षित नहीं रहता है, लेकिन संवेग क्या रहता है, तो संरक्षित रहता है। प्रत्यास्थ गुणांक ई का मान क्या हो जाता है, तो 0 हो जाता है आपका पूर्णतः अप्रत्यास्थ टक्कर में। नेक्स्ट है हम लोग जो है इम्पल्स यानी जो है आवेग को देखेंगे। जब कोई बड़ा बल जो है किसी वस्तु पर थोड़े समय के लिए किसी वस्तु पर थोड़े समय के लिए कार्य करता है तो बल तथा समय अंतराल के गुणनफल को क्या, तो उस बल का क्या कहते हैं, तो आवेग कहते हैं। यानी जो आवेग बराबर क्या होता है, तो बल गुणे समय अंतराल होता है। बल गुणे समय अंतराल बराबर क्या हो जाएगा, तो संवेग में परिवर्तन। ठीक है, नेक्स्ट है कि आवेग जो है इम्पल्स क्या है, तो आवेग जो है क्या, तो एक सदिश राशि है जिसका मात्रक न्यूटन सेकेंड है। ठीक है, इसकी दिशा वही होती है जो बल की होती है। नोट में दिया हुआ कि घर्षण बल हमेशा प्रयुक्त बलों का क्या करता है, तो विरोध करता है। घर्षण बल जो हमेशा प्रयुक्त बलों को क्या करता है, तो विरोध करता है। ठीक है,
नेक्स्ट जब हम लोग देखेंगे आपका अभिकेंद्रीय बल यानी सेंट्रीपेटल फोर्स के बारे में। चलिए अब हम लोग देखेंगे आपका अभिकेंद्रीय बल के बारे में। किसको? तो अभिकेंद्रीय बल के बारे में देखें, यानी जो सेंट्रीपेटल फोर्स। जब कोई वस्तु किसी वृत्ताकार मार्ग पर चलती है, उस पर एक बल जो है वृत्त के केंद्र की ओर क्या करता है? कार्य करता है। इस बल को क्या कहते हैं? तो अभिकेंद्रीय बल कहते हैं। इस बल के अभाव में क्या होता है? तो वस्तु जो वृत्ताकार मार्ग पर नहीं चल सकती है। अगर सेंट्रीपेटल फोर्स नहीं रहेगा तो जो वस्तु जो है, अगर कोई वृत्ताकार मार्ग में चल रही है तो अगर सेंट्रीपेटल फोर्स उसमें नहीं होता, क्या होगा? तो वृत्ताकार मार्ग पर नहीं चल सकती है। ठीक है, आइए नेक्स्ट देखते हैं। बोल रहा है कि यदि कोई m द्रव्यमान का पिंड जो है v चाल से r त्रिज्या के वृत्तीय मार्ग पर चल रहा है, यानी जो है कोई m द्रव्यमान का एक पिंड है जो v चाल से r त्रिज्या के वृत्तीय मार्ग पर चल रहा है, तो उस पर जो है कार्यकारी वृत्त के केंद्र की ओर आवश्यक अभिकेंद्रीय बल क्या हो जाएगा? तो यह बराबर जो है आपका mv² बटा क्या हो जाएगा? तो r हो जाएगा। ठीक है, आपका अभिकेंद्रीय बल में। ठीक, नेक्स्ट है अभिकेंद्रीय बल, यानी जो है सेंट्रीफ्यूगल फोर्स। अजड़त्वीय फ्रेम यानी जो अजड़त्वीय फ्रेम यानी जो नॉन इनर्शियल फ्रेम। ठीक है, अजड़त्वीय फ्रेम में जो न्यूटन के नियमों को लागू करने के लिए कुछ ऐसे बलों की कल्पना करनी होती है जिन्हें परिवेश में किसी पिंड से संबंधित नहीं किया जा सकता। ये बल छदम या जड़त्वीय बल कहते हैं। ठीक है, अपकेंद्रीय बल एक ऐसा ही जड़त्वीय बल है या छदम बल है। इसकी दिशा अभिकेंद्रीय बल के विपरीत दिशा में होती है। कपड़ा सुखाने की मशीन एग्जाम्पल के तौर पर जो है अपकेंद्रीय बल के रूप में कौन कौन से काम करती है? तब कपड़ा सुखाने की मशीन हो गया, दूध से मक्खन निकालने वाली मशीन जो हो गई, वह जो है आपका अपकेंद्रीय बल पर कार्य करती है। यह जो क्या है? अपकेंद्रीय बल पर कार्य करता है, अपकेंद्रीय बल के सिद्धांत पर कार्य करते हैं। ठीक है, आप एग्जाम्पल याद रखें, कपड़ा सुखाने वाली मशीन और दूध से मक्खन निकालने वाली मशीन। ठीक, नोट दिया हुआ है कि वृत्तीय पथ पर गतिमान वस्तु पर कार्य करने वाले अभिकेंद्रीय बल की प्रतिक्रिया होती है, जैसे कि मौत के कुएं में जो कुएं की दीवार मोटरसाइकिल पर अंदर की ओर क्रिया बल लगाती है, जबकि इसकी प्रतिक्रिया बल जो मोटरसाइकिल द्वारा कुएं की दीवार पर बाहर की ओर कार्य करता है। कभी कभी बाहर की ओर कार्य करने वाले इस प्रतिक्रिया बल को भ्रमवश अपकेंद्रीय बल कह दिया जाता है, जो कि क्या है? तो बिल्कुल गलत है। ठीक है, इसको आप लिया कि कभी कभी क्या होता है कि बाहर की ओर जो कार्य करने वाला बल होता है, इस प्रतिक्रिया बल को भ्रमवश हम लोग क्या कहा जाता है? अपकेंद्रीय बल कहा जाता है, लेकिन वह क्या था? अपकेंद्रीय बल नहीं है, बिल्कुल जो गलत है। ठीक है, अब आइए हम लोग जो है मोमेंटम ऑफ फोर्स को यानी बल आघूर्ण के बारे में देखेंगे। ठीक है, मोमेंट ऑफ फोर्स बोल रहा है कि बल द्वारा जो है, जब बल के द्वारा एक पिंड को एक अक्षापरितः जो घुमाने की प्रवृत्ति को हम लोग क्या कहते हैं? तो घूर्णन कहते हैं, बल आघूर्ण कहते हैं। ठीक है, किसी अक्ष के परितः एक बल का जो आघूर्ण, उस बल के परिमाण तथा अक्ष से बल की क्रिया रेखा के बीच लंबवत दूरी के गुणनफल के बराबर होता है। अर्थात बल आघूर्ण यानी बराबर टी बराबर का बल आघूर्ण यानी टी बराबर का तो बल गुणे आघूर्ण की भुजा, यह क्या है? तो सदिश राशि। बल आघूर्ण क्या है? तो एक सदिश राशि। इसका मात्रा क्या होता है? तो बल आघूर्ण का जो न्यूटन मीटर होता है, यही जो 1-2 पॉइंट है जो कि आपको याद रखना होगा। ये एक सदिश राशि है और इसका मात्रा क्या होता है? तो न्यूटन मीटर होता है। ठीक है, नेक्स्ट हम देखेंगे सरल मशीन जो सिंपल मशीन के बारे में। बोले कि यह बल आघूर्ण के सिद्धांत, सरल जो मशीन होती है बल आघूर्ण के सिद्धांत पर कार्य करती है। सरल मशीन जो एक ऐसी युक्ति है जिसमें किसी सुविधाजनक बिंदु पर बल लगाकर किसी अन्य बिंदु पर रखे हुए भार को उठाया जाता है, जैसे कि उत्तोलक, घिरनी, आनत तल, स्क्रू, जैक आदि। ठीक है, नेक्स्ट है हमारा उत्तोलक के बारे में जानेंगे। उत्तोलक एक ऐसी सीधी या टेढ़ी छड़ होती है। उत्तोलक एक सीधी या टेढ़ी दृढ़ छड़ होती है जो किसी निश्चित बिंदु के चारों ओर स्वतंत्रता पूर्वक घूम सकती है। उसे कहते हैं उत्तोलक हम लोग बोल सकते हैं। उत्तोलक के 3 बिंदु होते हैं। उत्तोलक के कितने? 3 बिंदु होते हैं। फर्स्ट होता है आलम्ब, दूसरा होता है आयास और तीसरा क्या होता है? भार होता है। ठीक है, आलम्ब जो होता है जिस निश्चित बिंदु की ओर चारों ओर उत्तोलक की छड़ स्वतंत्रता पूर्वक घूम सकती है, उसे क्या कहते हैं? तो आलम्ब कहते हैं। तो उसे आलम्ब कहते हैं। जिस निश्चित बिंदु के चारों ओर जो है उत्तोलक की छड़ स्वतंत्रता पूर्वक घूम सकती है, उसे क्या कहते हैं? तो उसे आलम्ब कहते हैं। आयास यानी जो एफर्ट, आयास जो उत्तोलक का उपयोग में उत्तोलक का जो है
उत्तोलक को उपयोग में लाने के लिए उस पर जब जो बल लगाया जाए तो उसे क्या तो आयास कहते हैं, क्या तो उसे आयास कहते हैं। नेक्स्ट भार यानी लोड। लोड ठीक है, उत्तोलक के द्वारा जो बोझ उठाया जाता है अथवा रुकावट हटाई जाती है उसे क्या कहते हैं तो भार कहते हैं। उत्तोलक के द्वारा जो बोझ को उठाया जाता है ठीक है अथवा रुकावट हटाई जाती है उसे क्या कहते हैं तो भार कहते हैं। उत्तोलक जो है बल आघूर्ण के सिद्धांत पर कार्य करती है, यानी जो है लोड जो है उत्तोलक जो है किस पे तो आपको बल आघूर्ण के सिद्धांत पर कार्य करती है। आर्किमिडीज ने जो उत्तोलक के सिद्धांत की व्याख्या आर्किमिडीज ने जो है उत्तोलक के सिद्धांत की व्याख्या नींव में रखी थी। ठीक है, उत्तोलक का सिद्धांत हो गया, ये हो गया आपका भार, ठीक है, ये हो गया आपका आलम्ब, और ये हो गया क्या तो आयास की भुजा हो गई। ठीक है, आप लोग देख सकते हैं। नेक्स्ट दिया हुआ है कि भार गुणे भार भुजा बराबर आयास गुणे आयास भुजा। ठीक है, तो यांत्रिक लाभ क्या होगा तो भार बटा आयास या आयास भुजा बटा भार का भुजा। ठीक है, आइए उत्तोलक जो है आपका 3 प्रकार के होते हैं। उत्तोलक जो कितने प्रकार के 3 प्रकार के होते हैं। प्रथम श्रेणी के उत्तोलक सबसे पहले हम लोग देखते हैं। इस वर्ग के जो है प्रथम श्रेणी के जो उत्तोलक होते हैं, इस वर्ग के उत्तोलकों में जो आलम्ब जो है आपका आलम्ब एफ जो है आयास आलम्ब एफ आयास ई तथा भार डब्ल्यू के बीच स्थित होता है। इस प्रकार उत्तोलकों में जो यांत्रिक लाभ 1 से अधिक, 1 के बराबर तथा 1 से कम भी हो सकती है। इसके उदाहरण जो है प्रथम उत्तोलक उदाहरण क्या है तो प्रथम उत्तोलक उदाहरण आपका कैंची हो गया, पिलास हो गया, सणसी हो गया, तराजू हो गया, कील हो गया, उखाड़ने की मशीन हो गया, शीश झूला हो गया, साइकिल का ब्रेक हो गया, हैंडपंप आदि हो गया। ठीक है, क्योंकि इसमें जो यांत्रिक लाभ जो 1 से अधिक या 1 के बराबर या 1 से कम भी हो सकता है। ठीक है, तो आप एग्जाम्पल के तौर पर कैंची, तो प्रथम उत्तोलक उदाहरण को आप देख लिए। ठीक है, प्रथम उत्तोलक अगर पूछेगा प्रथम श्रेणी के उत्तोलक कौन कौन से तो आप लोग को याद रहेगा। नेक्स्ट हम देखेंगे द्वितीय श्रेणी के उत्तोलक। बोला कि इस वर्ग के उत्तोलक में जो है द्वितीय श्रेणी के उत्तोलक में जो है इस वर्ग के उत्तोलक में जो आलम्ब एफ जो है आलम्ब एफ आयास ई के बीच भार डब्ल्यू होता है। इस प्रकार के उत्तोलकों में जो है यांत्रिक लाभ सदैव क्या होते हैं तो 1 से अधिक होता है। इसके उदाहरण है आपका सरौता हो गया, नींबू निचोड़ने की मशीन हो गई, खैनी काटने वाली मशीन हो गई, एक पहिए के कूड़ा ढोने की गाड़ी हो गई। यह क्या है तो जो है द्वितीय श्रेणी के उत्तोलक के उदाहरण है। ठीक है, नेक्स्ट जो है आपका तृतीय श्रेणी के उदाहरण। तृतीय श्रेणी का उत्तोलक, इस वर्ग के उत्तोलकों में जो आलम्ब जो होता है आलम्ब जो है आलम्ब एफ भार डब्ल्यू के बीच इस वर्ग के उत्तोलकों में जो आलम्ब एफ जो है भार डब्ल्यू के बीच आयास ई होता है। इसका यांत्रिक लाभ जो सदैव 1 से कम होता है। उदाहरण के तौर पर चिमटा या मनुष्य के हाथ। नेक्स्ट है गुरुत्व केंद्र के बारे में जानेंगे, सेंटर ऑफ ग्रेविटी के बारे में जानेंगे। सेंटर ऑफ ग्रेविटी किसी वस्तु किसी वस्तु का गुरुत्व केंद्र वह बिंदु वह बिंदु है जहाँ वस्तु का समस्त भार कार्य करता है, चाहे वस्तु जिस स्थिति में रखी जाए। गुरुत्व केंद्र यानी सेंटर ऑफ ग्रेविटी किसी वस्तु का गुरुत्व केंद्र जो है वह बिंदु है जहाँ वस्तु का समस्त भार क्या होता है तो जहाँ वस्तु का समस्त भार कार्य करता है, चाहे वस्तु जिस स्थिति में रखी जाए, वह जो वस्तु का गुरुत्व केंद्र से ठीक नीचे की ओर कार्य करता है। अतः गुरुत्व केंद्र पर वस्तु के भार के बराबर ऊपरमुखी बल लगाकर हम वस्तु को संतुलित रख सकते हैं। ठीक है, अब आइए हम लोग जो संतुलन के प्रकार को देखेंगे। संतुलन के जो 3 प्रकार होते हैं, एक होता है अस्थाई, एक होता है अस्थाई तथा तीसरा होता है उदासीन। पहले हम लोग जो है स्टेबल यानी जो है अस्थाई संतुलन के बारे में देखेंगे। ठीक है, तो आइए अस्थाई संतुलन के बारे में देखते हैं। बोल रहा है कि यदि किसी वस्तु को उसकी संतुलन स्थिति से थोड़ा विस्थापित किया जाए और बल हटाते हैं पुनः वह पूर्व स्थिति में आ जाए, ऐसी संतुलन को क्या कहते हैं तो अस्थाई संतुलन कहते हैं। ठीक है, बोल रहा है कि यदि कोई वस्तु है, ठीक है, उसकी संतुलन की स्थिति में थोड़ा सा विस्थापित किया जाए, यानी थोड़ा सा आगे पीछे किया जाए या खींचा जाए, ठीक है, विस्थापित किया जाए, बल हटाते ही जैसे ही उस पर से बल हटाया जाए वह जो पुनः जो क्या है वो अपने पूर्व स्थिति में आ जाए, इसी संतुलन को क्या कहते हैं तो अस्थाई संतुलन कहते हैं। ठीक है, वहीं आपका अस्थाई संतुलन के बारे में देखते हैं। जैसे कि अस्थाई संतुलन, यदि किसी वस्तु को उसकी संतुलन अवस्था से थोड़ा सा विस्थापित करके छोड़ने पर जो वह पुनः संतुलन की अवस्था में न आए तो इसे क्या कहते हैं अस्थाई संतुलन कहते हैं। यानी जो अगर कोई वस्तु है उसको जो हम लोग क्या किए विस्थापित कर दिए, थोड़ा सा विस्थापित किए, लेकिन वो अपने जैसे थी वैसी अवस्था में आ ही नहीं रही है तो क्या हो जाएगा तो अस्थाई संतुलन हो जाएगी। ये अस्थाई संतुलन में क्या हो रहा था तो अस्थाई संतुलन में जो हो रहा था वह अपने जो है अगर उसको विस्थापित कर रहे थे तो फिर अपनी स्थिति में पुनः आ जा रही थी। ठीक है, अब आइए जो है आपका उदासीन संतुलन के बारे में देखते हैं। बोला कि यदि वस्तु का संतुलन की स्थिति थोड़ा सा विस्थापित करने पर उसका गुरुत्वीय केंद्र
उसका गुरुत्वीय केंद्र यानी जी जो है उसी ऊंचाई पर बना रहता है तथा छोड़ देने पर वस्तु अपने नई स्थिति में संतुलित हो जाए तो उसका संतुलन क्या होता है, उदासीन कहलाता है। यानी जो इसमें जो होगा, यदि कोई वस्तु जो है संतुलन को स्थिति से थोड़ा सा विस्थापित कर दिया जाता है, ठीक है, और उसका गुरुत्व केंद्र जो उसी ऊंचाई पर बना रहता है, गुरुत्व केंद्र जो है उसका उसी ऊंचाई पर बना रहता है तथा छोड़ देने पर वस्तु जो है अपने नई स्थिति में संतुलित हो जाती है तो उसका जो है संतुलन क्या है, तो उदासीन कहलाता है। ठीक है, अब आइए अस्थायी संतुलन की कुछ शर्तें के बारे में देख लेते हैं। अस्थायी संतुलन की शर्तें, बोले किसी वस्तु का स्थायी संतुलन के लिए दो शर्तों का पूरा करना आवश्यक होता है। जैसे कि वस्तु का गुरुत्व केंद्र अधिकारिक नीचे होना चाहिए और दूसरा गुरुत्व केंद्र से होकर जाने वाली ऊर्ध्वाधर रेखा वस्तु के आधार से गुजरना चाहिए। ठीक है, अब आइए हम लोग नेक्स्ट देखेंगे आपके घर्षण के बारे में। फ्रिक्शन, घर्षण जो है एक प्रकार का बल है जो सदैव गति के विपरीत दिशा में लगता है। घर्षण जो है क्या होता है, एक प्रकार का बल है जो क्या होता है कि सदैव जो गति के विपरीत दिशा में लगता है। घर्षण बल का मान सतहों के क्षेत्रफल पर निर्भर नहीं करता। घर्षण बल का जो मान होता है वह सतहों के क्षेत्रफल पर निर्भर नहीं करता है, यह सतहों की प्रकृति पर निर्भर करता है। घर्षण के कारण ऊर्जा का, घर्षण के कारण क्या, तो ऊर्जा का क्षय नहीं होता है, यह तापीय ऊर्जा में क्या होता है, तो बदल जाता है। ठीक है, घर्षण के प्रकार, घर्षण जो है आपके 4 प्रकार के हैं। फर्स्ट आपका स्थैतिक घर्षण जो कि पिंड की स्थिर अवस्था में रहता है। दूसरा सीमांत घर्षण जो कि पिंड की सरकने एवं सरकने की अवस्था में। तीसरा जो है गतिज एवं सर्पी घर्षण, पिंड की आनत तल पर फिसलने की अवस्था में। चौथा जो लोटनी घर्षण, पिंड के लुढ़कने की अवस्था में। स्थैतिक घर्षण, गति सर्पी घर्षण एवं लोटनी घर्षण। ठीक है, तो आइए अब हम लोग जो आपका घर्षण गुणांक के बारे में देख सकते हैं। ठीक है, ये जो आपका घर्षण गुणांक है, घर्षण बल का मान अभिलंब प्रतिक्रिया बल का क्या होता है, तो समानुपाती होती है। अर्थात तो जो है घर्षण बल F, अभिलंब की प्रतिक्रिया बल R। ठीक है, तो ये जो आपका यहाँ से यानी घर्षण गुणांक जो म्यू बराबर क्या होता है, घर्षण बल बटा, इसको आप लोग याद रखना, इंपॉर्टेंट है बस खाली आपको, कि यानी घर्षण गुणांक क्या होता है, घर्षण बल बटा क्या होगा, तो अभिलंब प्रतिक्रिया बल हो जाएगा, घर्षण गुणांक अगर निकालना होता। ठीक है, तो चलिए नेक्स्ट हम लोग बढ़ते हैं। नेक्स्ट बोला कि घर्षण गुणांक का मान जो है 0 से 1 के बीच होता है। घर्षण गुणांक का जो मान होता है वो कितना होता है, तो 0 से 1 के बीच होता है। घर्षण गुणांक मात्रकहीन एवं विमाहीन राशि है। घर्षण गुणांक जो क्या है, तो ना ही तो इसका मात्रक है और ना ही इसका विमा है, यानी जो है क्या है, मात्रकहीन भी है और विमाहीन है घर्षण गुणांक। यह जो याद रखने वाली बात है कि घर्षण गुणांक ही है जो है कि क्या है, तो मात्रकहीन एवं विमाहीन होता है। अगर पूछ लिया जाए तो आप बता सकते हैं। ठीक है, घर्षण बल के अधीन जो है किया गया कार्य का, तो घर्षण बल के अधीन जो भी कार्य किया जाएगा क्या होता है, तो ऋणात्मक होता है। चलिए अब हम लोग जो अगले चैप्टर की ओर बढ़ रहे हैं, जो कि हमारा चैप्टर होगा 3 नंबर, कार्य ऊर्जा एवं शक्ति। तो चलिए कार्य ऊर्जा एवं शक्ति से जितने भी प्रश्न दिए हुए हैं आपके सभी को हम लोग कंप्लीट करने का प्रयास करेंगे। कार्य यानी वर्क, बोले कि कार्य की माप लगाए गए बल, कार्य की जो है माप लगाए गए बल तथा कार्य की माप लगाए गए बल तथा बल की दिशा में वस्तु के विस्थापन, कार्य की माप लगाए गए बल तथा बल की दिशा में वस्तु विस्थापन के गुणनफल के बराबर होता है। कार्य क्या है, तो कार्य एक अदिश राशि है, इसका मात्रक, इसका ऐसा ही मात्रक क्या है, तो जूल है, इसका ऐसा ही मात्रक क्या है, तो जूल है। कार्य बराबर क्या होता है, तो बल गुणे विस्थापन होता है। यदि बल F तथा विस्थापन S के मध्य थीटा कोण बनता है तो W बराबर क्या होता है, तो F गुणे S cos थीटा हो जाता है। ठीक है, आइए बल एवं विस्थापन के बीच का कोण जो है, बल एवं विस्थापन के बीच का कोण जो है, यह जो है क्या होता है, तो 90 डिग्री होने पर, बल एवं विस्थापन के बीच का कोण 90 डिग्री होने पर किया गया कार्य क्या होगा, तो शून्य होगा। अगर जो है बल एवं विस्थापन के बीच का कोण 90 डिग्री हो जाए तो किया गया कार्य क्या हो जाएगा, तो शून्य हो जाएगा। ठीक है, जैसे अगर कोई कुली x kg का भार लेकर मीलों दूर तक चलता है, मीलों दूर x, मान लीजिए कि कोई कुली है जो x kg का यानी जो है भार लेकर मीलों दूर तक चलता है, तो किए गए कार्य का मान क्या होगा, तो शून्य होगा, क्योंकि बल एवं विस्थापन के बीच का कोण कितना है, तो 90 डिग्री है। ठीक है, आइए बल एवं विस्थापन के बीच जो है, बल एवं विस्थापन के बीच 0 डिग्री का कोण होने पर कार्य क्या होता है, तो अधिकतम होता है। अगर बल एवं विस्थापन के बीच का जो है कोण का 0 डिग्री का कोण है, तो कोण होने पर क्या होगा, तो कार्य क्या होगा, तो अधिकतम होगा। किया गया कार्य क्या होगा, तो धनात्मक होगा एवं ऋणात्मक तथा शून्य भी हो सकता है। ठीक है, किया गया कार्य। नेक्स्ट हम लोग देखेंगे आपका ऊर्जा यानी जो एनर्जी के बारे में। ठीक है, किसी वस्तु की कार्य करने की क्षमता को, किसी वस्तु के जो है कार्य करने की क्षमता को, उस वस्तु को क्या कहते हैं, तो ऊर्जा कहते हैं। एग्जाम्पल के तौर पर ऊर्जा क्या है, तो अदिश राशि है। ऊर्जा क्या है, तो अदिश राशि, इसके एसआई मात्रक क्या होता है, तो ऊर्जा का एसआई मात्रक जूल होता है। ठीक है, नेक्स्ट बोले कि कार्य द्वारा प्राप्त ऊर्जा यांत्रिक, कार्य के द्वारा प्राप्त ऊर्जा क्या, तो यांत्रिक ऊर्जा कहलाती है, जो 2 प्रकार की होती हैं। ऊर्जा कितने प्रकार का होती है, 2 प्रकार का, एक होता है गतिज ऊर्जा, एक हो गया स्थितिज ऊर्जा। तो आइए हम लोग देखते हैं पहले
गति ऊर्जा यानी काइनेटिक एनर्जी के बारे में बोल रहा है। किसी वस्तु में जो है, किसी वस्तु में उसकी गति, किसी वस्तु में जो उसकी गति के कारण, उसकी गति के कारण कार्य करने की जो क्षमता, किसी वस्तु में जो उसकी गति के कारण कार्य करने की जो क्षमता आ जाती है उसे उस वस्तु की गतिज ऊर्जा कहते हैं। यदि m द्रव्यमान की वस्तु v वेग से चल रही है तो गतिज ऊर्जा क्या हो जाएगी, तो जो है गतिज ऊर्जा के ई बराबर क्या हो जाएगा, तो 1/2 mv² हो जाएगा। ठीक है, क्या हो तो 1/2 mv² हो जाएगा। नेक्स्ट है, यदि दो पिंडों की गतिज ऊर्जा एक समान है, नोट बोले कि यदि दो पिंडों की गतिज ऊर्जा क्या है तो एक समान है, तो अधिक द्रव्यमान वाले कम वेग, अधिक द्रव्यमान वाले जो है कम वेग वाले पिंड का संवेग क्या होगा, तो अधिक होगा। क्या होगा, तो अधिक होगा। ठीक है, अब आइए हम लोग जो है नेक्स्ट देखेंगे आपके स्थितिज ऊर्जा जो है पोटेंशियल एनर्जी के बारे में। पोटेंशियल एनर्जी, स्थितिज ऊर्जा, जब किसी वस्तु में जो विशेष अवस्था, जब किसी वस्तु में जो है विशेष अवस्था यानी जी या स्थिति के कारण कार्य करने की क्षमता आ जाती है तो उसे क्या कहते हैं, तो स्थितिज ऊर्जा कहते हैं। स्थितिज ऊर्जा का जो है एग्जाम्पल है बांध में जो है बांध कर किए गए इकट्ठे पानी की ऊर्जा। ठीक है, घड़ी की चाबी में संचित ऊर्जा, और तनी स्प्रिंग या कमाने की ऊर्जा गुरुत्व बल के विरुद्ध संचित स्थितिज ऊर्जा का व्यंजक है। ठीक है, यह जो जितने एग्जाम्पल है बांध कर जो है इकट्ठा किए गए पानी की ऊर्जा जो है क्या, तो स्थितिज ऊर्जा होती है। घड़ी की चाबी में जो संचित ऊर्जा होती है क्या, तो स्थितिज ऊर्जा होती है। या तनी हुई स्प्रिंग या कमाने की ऊर्जा क्या होती है, तो स्थितिज ऊर्जा होती है। अब नेक्स्ट देखेंगे गुरुत्वीय बल के विरुद्ध संचित स्थितिज ऊर्जा का व्यंजक क्या होता है, तो पोटेंशियल एनर्जी बराबर क्या होता है, तो mgh होता है। ठीक है, इसको आप याद रखेंगे, जहाँ m क्या है आपका तो द्रव्यमान है, g क्या है तो आपको गुरुत्व जनित त्वरण है, h क्या है तो ऊंचाई है। ठीक है, नेक्स्ट बोल रहा है कि स्प्रिंग की जो स्थितिज ऊर्जा अगर किसी स्प्रिंग की स्थितिज ऊर्जा अगर बोल रहा है स्प्रिंग की स्थितिज ऊर्जा के बारे में। ठीक है, अगर किसी स्प्रिंग की लंबाई में जो परिवर्तन अगर किसी स्प्रिंग की लंबाई में परिवर्तन 100 और स्प्रिंग नियतांक मान k हो तो उस स्प्रिंग की स्थितिज ऊर्जा क्या होगी, तो पोटेंशियल एनर्जी 1/2 kx² हो जाएगा। ठीक है, अब आइए हम लोग देखेंगे लॉ ऑफ कंजर्वेशन एनर्जी यानी जो ऊर्जा संरक्षण के नियम के बारे में। ऊर्जा ना उत्पन्न की जा सकती है और ना ही क्या तो नष्ट की जा सकती है। ठीक है, ऊर्जा जो केवल एक रूप से दूसरे रूप में परिवर्तित की जा सकती है। जब भी ऊर्जा किसी रूप में लुप्त होती है, किसी रूप में लुप्त होती है तब ठीक उतनी ही ऊर्जा अन्य रूपों में प्रकट होती है। अतः विश्व की संपूर्ण ऊर्जा का परिणाम स्थिर रहता है। यह ऊर्जा संरक्षण का नियम कहलाता है। नेक्स्ट है ऊर्जा रूपांतरित करने वाले उपकरण। ऊर्जा को रूपांतरित करने वाले उपकरण के बारे में देखेंगे। डायनेमो एक तरफ उपकरण है, दूसरी तरफ ऊर्जा का रूपांतरण है। डायनेमो क्या करता है, तो यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में परिवर्तित करता है डायनेमो। मोमबत्ती जो रासायनिक ऊर्जा को प्रकाश एवं ऊष्मा ऊर्जा में, माइक्रोफोन ध्वनि ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में, लाउड स्पीकर विद्युत ऊर्जा को ध्वनि ऊर्जा में। ठीक है, सोलर सेल सौर ऊर्जा को क्या था विद्युत ऊर्जा में परिवर्तित करता है। ठीक है, नेक्स्ट बोला ट्यूबलाइट जो क्या करता है आपका, तो ट्यूबलाइट जो है आपका विद्युत ऊर्जा को प्रकाश ऊर्जा में, विद्युत मोटर विद्युत ऊर्जा को यांत्रिक ऊर्जा में, विद्युत बल्ब जो विद्युत ऊर्जा को प्रकाश एवं ऊष्मा ऊर्जा में, विद्युत सेल रासायनिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में परिवर्तित करता है, और सितार जो यांत्रिक ऊर्जा को ध्वनि ऊर्जा में परिवर्तित करता है। ठीक है, अब आइए हम लोग नेक्स्ट देखेंगे आपका संवेग एवं गतिज ऊर्जा के संबंध के बारे में। संवेग एवं गतिज ऊर्जा का संबंध जो है आपका काइनेटिक एनर्जी बराबर जो है आपका हो जाएगा p²/2m होता है, जहाँ p क्या है तो आपका संवेग है। ठीक है, इसको आप लोग याद रखेंगे। नेक्स्ट बोल रहा है कि अर्थात संवेग को दोगुना करने पर गतिज ऊर्जा जो है, अर्थात मान लीजिए कि संवेग को दोगुना कर देने पर गतिज ऊर्जा क्या आ जाती है, तो 4 गुनी हो जाएगी। दो अलग अलग द्रव्यमान की वस्तु का अगर संवेग समान हो तो गतिज ऊर्जा हल्के वाले का क्या होगा, तो अधिक होगा। ठीक है, नेक्स्ट हम लोग देखेंगे आपके शक्ति यानी पावर के बारे में। ठीक है, कार्य करने की दर को क्या कहते हैं, तो कार्य करने की दर को हम लोग क्या कहते हैं, तो शक्ति कहते हैं। यदि किसी कर्ता द्वारा W कार्य t समय में किया जाता है तो कर्ता में शक्ति W/t होगी, यानी शक्ति का ऐसा मात्रक वाट है जिसे जो है वैज्ञानिक जेम्स वाट के सम्मान में रखा गया था। ठीक है, शक्ति बराबर जो है क्या होता है, तो कार्य बटा जो है समय होता है। ठीक है, या जूल/सेकंड, वाट हो गया आपका इसका वाट हो गया सही मात्रक, जिससे हम लोग 10⁷ अर्ग सेकंड भी बोल सकते हैं। ठीक है, नेक्स्ट हम लोग देखेंगे आपका
1 किलोवाट में कितना होता है, तो 1000, 1 किलोवाट में 1000 वाट होता है, और 1 मेगावाट में 10⁻6 मेगावाट भी बोल सकते हैं, ठीक है। नेक्स्ट हम लोग देखेंगे आपका शक्ति। शक्ति जो एक प्रकार का शक्ति जो है, शक्ति क्या है, तो शक्ति एक और मात्रक, शक्ति की एक और मात्रक जो अश्व शक्ति है। अश्व शक्ति की इकाई क्या है, तो जेम्स वाट के द्वारा, अश्व शक्ति की इकाई किसका, तो जेम्स वाट के द्वारा दिया गया है। एक अश्व शक्ति बराबर क्या है, तो 746 वाट होता है, ठीक है। इसको आप लोग याद रखेंगे। फीट में पूछे तो 555 फीट माइनस IVS होता है। आप लोग जो है एक अश्व शक्ति बराबर 786 वाट होता है, इसको याद रखेंगे, बाकी आपको याद रखने की कोई ज़रूरत नहीं है, ठीक है। 1 वाट घंटा में 36 जूल होता है, इसको आप लोग याद रख सकते हैं। 1 किलोवाट घंटा में 1000 वाट घंटा होता है, यह तो बताने की ज़रूरत नहीं है। अगर इसको जो है 3.6 × 10⁻6 जूल वो भी बोल सकते हैं, ठीक। नेक्स्ट है किलोवाट घंटा। किलोवाट घंटा विद्युत ऊर्जा का मात्रक, किलोवाट घंटा का विद्युत ऊर्जा का मात्रक है, जिन्हें सामान्य भाषा में क्या हम लोग 1 यूनिट कहते हैं। किलोवाट घंटा जो विद्युत ऊर्जा का क्या मात्रक है, जिन्हें सामान्य भाषा में हम लोग क्या तो 1 यूनिट कहते हैं, ठीक है। वाट, किलोवाट, मेगावाट तथा HP शक्ति के क्या होते हैं, मात्रक हैं, ठीक है। WH हो गया, WH हो गया, अब किलोवाट घंटा हो गया, यानी जो है वाट सेकंड हो गया, वाट आवर हो गया, अब किलोवाट आवर हो गया। एक कार्य अथवा ऊर्जा का क्या है, तो मात्रक है, ठीक है। इसको भी याद रख सकते हैं। नेक्स्ट अब हम लोग देखेंगे आपके गुरुत्वाकर्षण के बारे में। किसका, गुरुत्वाकर्षण, जो कि हमारा चैप्टर नंबर क्या होगा, तो चैप्टर नंबर 4 होगा गुरुत्वाकर्षण। तो चलिए अब हम लोग जो अगले चैप्टर को देखेंगे, जो कि हमारा चैप्टर नंबर होगा 4। क्या होगा, तो चैप्टर नंबर 4 होगा, जो कि हमारा टॉपिक है गुरुत्वाकर्षण। तो चलिए गुरुत्वाकर्षण से रिलेटेड जितने भी प्रश्न दिए हुए हैं सभी को हम लोग कंप्लीट करने का प्रयास करते हैं। फर्स्ट टॉपिक दिया हुआ है कि न्यूटन का गुरुत्वाकर्षण का नियम, यानी न्यूटन्स लॉ ऑफ ग्रेविटी, ठीक है। बोला किन्हीं दो पिंडों के बीच कार्य करने वाले आकर्षण बल जो होते हैं, किन्हीं दो पिंडों के बीच कार्य करने वाले आकर्षण बल पिंडों के द्रव्यमानों के गुणनफल के अनुक्रमणपाती तथा उनके बीच के दूरी के वर्ग के क्या होते हैं, तो व्युत्क्रमणपाती होता है। मान जो है आपका, मान जो दो पिंड जिनके द्रव्यमान M1 और M2 एक दूसरे से R जो है दूरी पर, क्या एक दूसरे से क्या होता है, R दूरी पर स्थित है, तो न्यूटन के नियम के अनुसार उनके बीच लगने वाला आकर्षण बल जो होगा F बराबर G M1 M2 बटा क्या हो जाएगा, तो R² होता है, ठीक है। जहाँ G एक क्या है, तो G एक जो आपका नियतांक है, जिसे हम लोग सार्वत्रिक गुरुत्वाकर्षण नियतांक भी कहते हैं, ठीक है। और जिसका मान होता है 6.67 × 10⁻11 न्यूटन मीटर स्क्वायर kg² होता है, ठीक है। नेक्स्ट है कि सार्वत्रिक गुरुत्वाकर्षण नियतांक, सार्वत्रिक गुरुत्वाकर्षण नियतांक का प्रायोगिक मान, सार्वत्रिक जो है गुरुत्वाकर्षण नियतांक का प्रायोगिक मान जो सबसे पहले किसने, तो हेनरी कैवेंडिश ने 1788 में दिया था। हेनरी कैवेंडिश ने कब, तो 1788 में दिया था आपका सार्वत्रिक गुरुत्वाकर्षण नियतांक का मान। नेक्स्ट है गुरुत्व यानी ग्रेविटी। न्यूटन के गुरुत्वाकर्षण के अनुसार दो पिंडों के बीच जो एक आकर्षण बल, न्यूटन के गुरुत्वाकर्षण के अनुसार जो है दो पिंडों के बीच एक आकर्षण बल कार्य करता है यदि इनमें से जो है एक पिंड पृथ्वी हो, तो इस आकर्षण बल को गुरुत्व कहते हैं। अर्थात गुरुत्व जो है वह आकर्षण बल है जिससे पृथ्वी किसी वस्तु को अपने केंद्र की ओर खींचती है। इस बल के कारण जो क्या होता है, जो त्वरण उत्पन्न होता है उसे हम लोग क्या, तो गुरुत्व जनित त्वरण यानी गुरुत्वजनित त्वरण G कहते हैं, जिसका मान होता है आपका क्या, तो गुरुत्वजनित त्वरण यानी G का मान क्या होता है, तो 9.8 मीटर सेकंड स्क्वायर होता है, ठीक है। गुरुत्वजनित त्वरण जो है वस्तु के रूप आकार द्रव्यमान आदि पर क्या करता है, तो निर्भर नहीं करता है, ठीक है। अब भैया जी के मान में परिवर्तन के बारे में हम लोग देखेंगे। जैसे कि फर्स्ट बोल रहा है कि पृथ्वी के सतह से ऊपर या नीचे जाने पर जी का मान क्या हो जाता है, तो घटता है। यह सभी टॉपिक जो दिए हुए हैं इसको याद रखना होगा, क्योंकि इसी से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। बोल रहा है कि पृथ्वी के सतह से ऊपर या नीचे जाने पर जी का मान क्या होता है, तो घटता है। पृथ्वी के केंद्र पर गुरुत्वीय त्वरण का मान क्या होगा, तो 0। पृथ्वी के केंद्र पर गुरुत्वीय त्वरण का मान क्या होगा, तो 0 होगा। पृथ्वी के ध्रुव यानी पोल पर जी का मान क्या होता है, तो पोल पर जो आपका जी का मान क्या होता है, तो महत्तम होता है। पृथ्वी के घूर्णन गति बढ़ा देने या घटा देने से ध्रुव पर गुरुत्वीय त्वरण का मान नहीं बदलता है, ठीक है। नेक्स्ट विषुवत रेखा इक्वेटर पर जी का मान क्या होता है, तो न्यूनतम होता है। विषुवत रेखा इक्वेटर पर जी का मान क्या होता है, तो न्यूनतम होता है। पृथ्वी के घूर्णन गति बढ़ने पर जी का मान जो विषुवत रेखा पर कम हो जाता है। पृथ्वी के घूर्णन गति घटने पर जी का मान क्या होता है, विषुवत रेखा पर बढ़ जाता है, ठीक है।
8वां पॉइंट बोल रहा है कि पृथ्वी की घूर्णन गति को रोक देने पर ध्रुव और विषुवत रेखा पर गुरुत्वीय त्वरण क्या हो जाता है, समान हो जाएगा। ठीक है, आइए नोट दिया हुआ कि यदि पृथ्वी अपने वर्तमान कोणीय चाल यदि पृथ्वी जो अपने वर्तमान कोणीय चाल से 17 गुनी अधिक चाल से घूमने लगे तो भूमध्य रेखा पर रखी वस्तु का भार शून्य हो जाएगा, यानी वहाँ भारहीनता की स्थिति हो जाएगी। लेकिन ध्रुव पर जो जी के मान में कोई परिवर्तन नहीं होगा। ऐसी स्थिति में दिन की अवधि 24 घंटे से घटकर 1.4 घंटे 84 मिनट की हो जाएगी यदि पृथ्वी जो अपनी अक्ष के परितः घूमना बंद कर दे तो जी के मान में ध्रुवों को छोड़कर शेष सभी स्थानों पर क्या हो जाएगा, तो वृद्धि हो जाएगी। ठीक है, नेक्स्ट हम देखेंगे लिफ्ट में जो पिंड का भार यानी जो वेट ऑफ बॉडी इन लिफ्ट में जो है पिंड का भार के बारे में देखेंगे। बोल रहा है फर्स्ट पॉइंट है कि जब लिफ्ट क्या होता है, ऊपर की ओर जाती है तो लिफ्ट में स्थित पिंड का भार क्या होता है, बढ़ा हुआ प्रतीत होता है। जब लिफ्ट जो है ऊपर की ओर जाती है तो लिफ्ट में स्थित पिंड का भार क्या होता है, तो बढ़ा हुआ प्रतीत होता है। ठीक है, वहीं दूसरा पॉइंट बोला कि जब लिफ्ट जो नीचे की ओर जाती है तो लिफ्ट में जो स्थित पिंड का भार क्या तो घटा हुआ प्रतीत होता है। तीसरा पॉइंट बोले कि जब लिफ्ट एक समान वेग से ऊपर या नीचे गति करती है तो लिफ्ट में स्थित पिंड के भार में कोई परिवर्तन नहीं प्रतीत होता है। 4 नंबर बोल रहा है कि यदि नीचे उतरते समय लिफ्ट की डोरी टूट जाए तो वह मुक्त पिंड की भांति नीचे गिरती है। ऐसी स्थिति में लिफ्ट में स्थित पिंड का भार शून्य होता है। यही क्या है, तो भारहीनता की स्थिति है। नेक्स्ट क्वेश्चन 5 नंबर है कि यदि लिफ्ट के नीचे उतरते समय लिफ्ट का त्वरण जो है गुरुत्वीय त्वरण से अधिक हो तो लिफ्ट में स्थित जो है पिंड का जो उसकी फर्श से उठकर उसकी छत से का होगा तो जा लगेगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा नोट नंबर है कि गैलीलियो ने सबसे पहले यह निष्कर्ष निकाला कि निर्वात में सभी वस्तु समान त्वरण के साथ गिरती हैं और एक ही समय में जमीन पर क्या हो जाती है, तो पहुंचती हैं। ठीक है, आइए बड़ा जी एम छोटा जी के संबंध में देखते हैं। अगर पृथ्वी के द्रव्यमान या किसी ग्रह का द्रव्यमान एम हो तो त्रिज्या आर हो तो गुरुत्वीय त्वरण का मान होगा क्या होगा, तो जी बराबर जी एम बटा आर स्क्वायर या जी एम बराबर जी आर स्क्वायर हो जाएगा। ठीक है, जी के मान में जो परसेंट बदलाव आर के घात गुणे आर में जो परसेंट बदलाव होगा, जी के मान में परसेंट बदलाव जो है आपका -2 गुणे आर में परसेंट बदलाव 5% से कम के लिए होगा। ठीक है, उदाहरण के तौर पर अगर देख सकते हैं, आप एक क्वेश्चन दिया हुआ बोल रहा है कि अगर किसी ग्रह के द्रव्यमान को स्थिर रखते हुए ग्रह की त्रिज्या में 2% की क्या कर दी गई, तो वृद्धि कर दी है, तो गुरुत्वीय त्वरण के मान में कितने प्रतिशत का बदलाव आएगा, तो परसेंटेज बदलाव बराबर जो यहाँ पे आपका दिया हुआ था, परसेंटेज बदलाव क्या था, आर के घात गुणे आर परसेंट दिया हुआ था। ठीक है, तो आपका जो है देख रहे हैं त्रिज्या जो है यह आर है, आर के घात जो है यह हो गया आर के घात यानी आर हो गया 2% और जो है आपका आर में परसेंट बदलाव 2% का होता कितना हो जाएगा, तो -4% हो जाएगा। आप समझ गए होंगे। नेक्स्ट है कि यानी गुरुत्वीय त्वरण के मान में 4% की कमी होगी। चंद्रमा पर जो गुरुत्वीय त्वरण का मान क्या होता है, तो g/6 होता है। ठीक है, नेक्स्ट हम लोग द्रव्यमान और भार में अंतर के बारे में देखेंगे। ठीक है, एक तरफ आपका द्रव्यमान और दूसरी तरफ भार दिया हुआ। फर्स्ट पॉइंट है कि द्रव्यमान किसी वस्तु में द्रव्य की मात्रा को प्रकट करता है तो ब्रह्मांड में कहीं नहीं बदलता है। द्रव्यमान जो किसी वस्तु में द्रव्य की मात्रा को अगर प्रकट करता है जो ब्रह्मांड में कहीं नहीं बदलता है। वहीं भार जो किसी वस्तु का भार उस पर लगने वाले बल को कहते हैं। भार का मान अलग अलग जगह पर अलग अलग होता है क्योंकि जी का मान जगह के अनुसार क्या होता है, तो बदलता रहता है। ठीक है, द्रव्यमान क्या है, तो यह एक अदिश राशि है और भार क्या है, एक सदिश राशि है। द्रव्यमान के सही मात्रा केजी होता है और भार के सही मात्रा क्या होता है, तो न्यूटन होता है। ठीक है, अंतरिक्ष यान के अंदर जो है निर्वात में किसी भी वस्तु का भार क्या होता है, अंतरिक्ष यान के अंदर जो है निर्वात में किसी भी वस्तु का भार क्या होता है, तो आपका शून्य होता है। क्या होता है अंतरिक्ष में, तो शून्य होता है किसी भी वस्तु का भार। ठीक है, नेक्स्ट हम देखेंगे आपको ग्रहों की गति से संबंधित केपलर के नियम के बारे में। फर्स्ट है कि प्रत्येक ग्रह जो सूर्य के चारों ओर जो है दीर्घवृत्ताकार कक्षा में परिक्रमा करता है तथा सूर्य के ग्रह की कक्षा में एक फोकस बिंदु पर स्थित होता है। ठीक है,
दूसरा बोला कि प्रत्येक ग्रह का क्षेत्रीय वेग, प्रत्येक ग्रह का जो क्षेत्रीय वेग जो है यानी एरिया वेलोसिटी नियत रहता है। इसका प्रभाव यह होता है कि जब ग्रह सूर्य के निकट होता है तो उसका वेग क्या होता है, तो बढ़ जाता है, और जब वह दूर होता है तो उसका वेग क्या होता है, तो कम हो जाता है। नेक्स्ट है कि सूर्य के चारों ओर सूर्य के चारों ओर जो है ग्रह एक चक्कर जितने समय में लगाता है तो उसे उसका परिक्रमण यानी उसका परिक्रमण काल यानी टी कहते हैं। परिक्रमण काल का वर्ग जो है टी स्क्वायर ग्रह की सूर्य से औसत दूरी आर आर क्यूब के अनुपाती होता है, अर्थात जो है टी स्क्वायर वर्ग प्रोपोर्शनल टू क्या हो जाएगा, तो आर क्यूब हो जाएगा। ठीक है, जिसे बोले कि अर्थात सूर्य से अधिक दूर के ग्रहों के परिक्रमण काल भी अधिक होता है। उदाहरण के तौर पर सूर्य के निकटतम ग्रह बुध का परिक्रमण काल 88 दिन का होता है, जबकि दूरस्थ ग्रह वरुण का परिक्रमण काल कितना होता है, 165 वर्ष होता है। ठीक है, नेक्स्ट जो है कि IAU ने जो है यानी प्लूटो को ग्रह की श्रेणी से निकाल दिया, इसीलिए इसे अब दूरस्थ ग्रह यानी वरुण है। इससे सबसे दूर अब जो है IAU ने जो है क्या कर दिया है, तो आपको यानी प्लूटो को निकाल दिया ग्रह की श्रेणी से, इसीलिए अब क्या हो गया, तो दूरस्थ ग्रह कौन सा होता है, नेपच्यून यानी वरुण हो गया। ठीक है, अब आइए हम लोग आपका जो है उपग्रह के बारे में देखते हैं। उपग्रह यानी सैटेलाइट। बोला किसी ग्रह के चारों ओर परिक्रमा करने वाले पिंड को उस ग्रह का क्या कहते हैं, तो उपग्रह कहते हैं। एग्जाम्पल के तौर पर चंद्रमा जो क्या, तो पृथ्वी का एक उपग्रह है। ठीक है, नेक्स्ट अब हम देखते हैं उपग्रह का कक्षीय वेग यानी ऑर्बिट वेलोसिटी ऑफ सैटेलाइट। बोला कि मान लिया कि पृथ्वी m द्रव्यमान तथा r त्रिज्या के एक समांगी गोला है, जिसके चारों ओर r त्रिज्या के वृत्तीय कक्षा में m द्रव्यमान का एक उपग्रह कक्षीय वेग जो आपका v0 से घूम रहा है, तो v0 बराबर क्या हो जाएगा आपके, तो √GM/r+h हो जाएगा। क्या होगा, तो r प्लस यानी h हो जाएगा, त्रिज्या प्लस, ठीक है, r+h हो जाएगा। ठीक है, जहाँ h क्या है, तो h जो है आपका उपग्रह की पृथ्वी की सतह से ऊंचाई है। h जो है आपका क्या है, r तो आपका त्रिज्या है, और h क्या है आपका, h जो है उपग्रह की पृथ्वी की सतह से ऊंचाई है। उपयुक्त समीकरण से स्पष्ट है। अब नेक्स्ट बोल रहा है कि उपग्रह का कक्षीय वेग द्रव्यमान m पर निर्भर नहीं करता है, बल्कि कक्षा त्रिज्या पर निर्भर करता है। यानी कक्षा की जो त्रिज्या जितनी अधिक होगी उपग्रह का वेग क्या होगा, तो उतना ही कम होगा। तो अब GM बराबर क्या, तो GR² रखने पर जो है आपका वेलोसिटी v0 क्या हो जाएगा, तो अंडर रूट जो GR² + r+h हो जाएगा। ठीक है, यहाँ पर जो आप समीकरणों को समझने का प्रयास कर लेंगे पॉज करके, आपको अच्छे से समझ में आ जाएगा। अब आइए हम लोग जो नोट दिया हुआ कि पृथ्वी के तल के अति निकट चक्कर लगाने वाले उपग्रह के कक्षीय चाल लगभग कितना, तो 8 किलोमीटर प्रति सेकंड होता है। ठीक है, अब आइए हम लोग देखते हैं उपग्रह का जो है परिक्रमण करने पीरियड ऑफ रिवॉल्यूशन सैटेलाइट। उपग्रह जो अपनी कक्षा में पृथ्वी का एक चक्कर जितने समय में लगाता है उसे उसका क्या कहते हैं, तो परिक्रमण काल कहते हैं। जैसे परिक्रमण काल बराबर क्या होता है, कक्षा का परिधि बटा क्या होगा, तो कक्षीय वेग हो गया। ठीक है, यह जो आपका परिक्रमण काल का परिधि हो गया। ठीक है, नेक्स्ट हम लोग देखेंगे आपका उपग्रह। नेक्स्ट पॉइंट दे रहा है कि उपग्रह का जो परिक्रमण काल जो है, उपग्रह का परिक्रमण काल भी केवल उसकी पृथ्वी तल से ऊंचाई पर निर्भर करता है, और उपग्रह जितना अधिक दूर होता है उतना ही अधिक उसका परिक्रमण काल होता है। ठीक है, उपग्रह का परिक्रमण काल उसके द्रव्यमान पर निर्भर उपग्रह का जो है परिक्रमण काल जो है तो उसके द्रव्यमान पर निर्भर नहीं करता है। नोट दिया हुआ है कि पृथ्वी के जो है अति निकट चक्कर लगाने वाले उपग्रह का परिक्रमण काल कितना होता है, तो 1 घंटा 24 मिनट का होता है। नेक्स्ट हम देखेंगे ध्रुवीय उपग्रह के बारे में देखेंगे। वैसे उपग्रह जो पृथ्वी के नज़दीक कक्षा में चक्कर लगाते हैं ध्रुवीय उपग्रह कहलाते हैं। वैसे उपग्रह जो पृथ्वी के नज़दीक कक्षा में क्या होते हैं, तो चक्कर लगाते उन्हें क्या, तो ध्रुवीय उपग्रह कहते हैं। इसका कक्षीय वेग जो है 8 किलोमीटर प्रति सेकंड तथा आवर्तकाल 84 मिनट का होता है। ठीक है, इसका उपयोग जो मौसम संबंधी जानकारी के लिए किया जाता है, ध्रुवीय उपग्रह का उपयोग। ठीक है, नेक्स्ट हम देखेंगे भू अस्थायी उपग्रह यानी जियो स्टेशनरी सैटेलाइट के बारे में। ऐसा उपग्रह जो पृथ्वी के अक्ष के लंबवत तल में पश्चिम से पूरब की ओर
पृथ्वी की परिक्रमा करता है तथा जिसका परिक्रमण काल पृथ्वी के परिक्रमण काल यानी 24 घंटे के बराबर तथा कक्षीय वेग 3.1 किलोमीटर प्रति सेकंड होता है तो भू अस्थायी उपग्रह कहलाता है। ठीक है, यह उपग्रह पृथ्वी तल से लगभग 36,000 किलोमीटर यह उपग्रह जो पृथ्वी के तल से लगभग 36,000 किलोमीटर तक ऊंचाई पर रहकर पृथ्वी का परिक्रमण करता है। ठीक है, भूतुल्यकालिक कक्षा में संचार उपग्रह स्थापित करने की संभावना सबसे पहले आर्थर सी किसने, तो आर्थर सी क्लार्क ने व्यक्त की थी। ठीक है, नेक्स्ट हम देखेंगे आपका जो है प्लायन वेग, इसके तो प्लायन वेग के बारे में। प्लायन वेग वह न्यूनतम वेग है जिससे किसी पिंड प्लायन वेग जो है वह न्यूनतम वेग है जिससे किसी पिंड को पृथ्वी की सतह से ऊपर की ओर फेंके जाने पर वह गुरुत्वीय क्षेत्र को पार कर जाता है, पृथ्वी पर वापस नहीं आता। पृथ्वी के जो है प्लायन वेग का मान कितना आता है, तो 11.2 किलोमीटर प्रति सेकंड होता है। इसको आप लोग याद रखेंगे, मेन पॉइंट आपका यही है। ठीक है, अर्थात पृथ्वी तल से किसी वस्तु का जो है 11.2 किलोमीटर प्रति सेकंड या इससे अधिक वेग से ऊपर किसी भी दिशा में फेंक दिया जाए तो वस्तु फिर पृथ्वी तल पर क्या होगा, तो वापस नहीं आएगी। चंद्रमा पर प्लायन वेग क्या होता है, चंद्रमा पर जो आपका नेक्स्ट याद रखेंगे आप लोग का, चंद्रमा पर जो प्लायन वेग का मान होता है कितना, तो 2.35 किलोमीटर प्रति सेकंड होता है। ठीक है, ये जो है आप लोग जो उपग्रह का कक्षीय वेग देख सकते हैं, इसको आप लोग नेक्स्ट बोल रहा है आपका नेक्स्ट पॉइंट देखेंगे। यह जो आपका समीकरण है इसको पॉज करके देख लीजिएगा, यह जो ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, इसको हम लोग आगे बढ़ेंगे। बोले कि प्लायन वेग का मान जो वस्तु के द्रव्यमान और प्रक्षेपण कोण पर क्या होता है, निर्भर नहीं करता है। नेक्स्ट हम लोग देखेंगे आपका अगला चैप्टर जो कि आपका चैप्टर होने वाला है दाब, यानी जो है दाब के बारे में, प्रेशर के बारे में देखेंगे। दाब बोला कि किसी सतह के एकांक क्षेत्रफल पर लगने वाले बल को क्या कहते हैं हम लोग, तो दाब कहते हैं। दाब बराबर क्या होता है, तो पृष्ठ का लंबवत बल बटा क्या होता है, तो पृष्ठ का क्षेत्रफल होता है। दाब का SI मात्रक जो है न्यूटन मीटर स्क्वायर होता है, तो न्यूटन मीटर स्क्वायर होता है, जिसे पास्कल भी कहते हैं, जिसे पास्कल भी कहते हैं। ठीक है, दाब क्या है, तो दाब एक जो क्या है अदिश राशि, दाब क्या है, तो एक अदिश राशि है, इसको भी याद रखना है। ठीक है, नेक्स्ट हम देखेंगे दाब में वायुमंडलीय दाब के बारे में, जो है एटमॉस्फेरिक प्रेशर क्या था, एटमॉस्फेरिक प्रेशर। बोला कि सामान्यतः तो जो वायुमंडलीय दाब वह दाब होता है जो पारे के 76 सेंटीमीटर लंबे कॉलम के द्वारा 0 डिग्री सेंटीग्रेड पर 45 डिग्री अक्षांश पर समुद्र तल पर लगाया जाता है। यह एक वर्ग सेंटीमीटर अनुप्रस्थ काट वाले पारे के 76 सेंटीमीटर लंबे कॉलम के भार के बराबर होता है। वायुमंडलीय दाब कहलाता है। ठीक है, और वायुमंडलीय दाब का जो आपका SI मात्रा क्या होता है, तो बार होता है। एक बार बराबर जो है 10⁵ न्यूटन मीटर स्क्वायर होता है। ठीक है, वायुमंडलीय दाब जो 10⁵ न्यूटन मीटर स्क्वायर अर्थात एक बार के बराबर हो गया। ठीक है, नेक्स्ट बोला कि पृथ्वी की सतह जो है पृथ्वी की सतह से ऊपर जाने पर वायुमंडलीय दाब क्या, पृथ्वी की सतह से अगर हम लोग ऊपर जाने पर वायुमंडलीय दाब क्या होता है, तो कम हो जाता है, जिसके कारण पहाड़ों पर खाना बनाने में क्या होती है, तो कठिनाई होती है। वायुयान में बैठे यात्री फाउंटेन पेन से स्याही रिस जाती है, क्यों कि जो है पृथ्वी की सतह से ऊपर जाने पर वायुमंडलीय दाब क्या हो जाता है, तो कम हो जाता है, इसी वजह से। ठीक है, नेक्स्ट बोला कि वायुमंडलीय दाब को जो है बैरोमीटर से मापा जाता है। वायुमंडलीय दाब को किसी तो बैरोमीटर से मापा जाता है। इसकी सहायता से मौसम संबंधी पूर्वानुमान भी लगाया जा सकता है। अगर बैरोमीटर का पाठ्यांक जब एकाएक नीचे गिरता है तो क्या होता है, आंधी आने की संभावना होती है। अब बैरोमीटर का पाठ्यांक जब धीरे धीरे नीचे गिरता है तो वर्षा होने की संभावना होती है। अब बैरोमीटर का पाठ्यांक जब धीरे धीरे ऊपर चढ़ता है तो दिन साफ रहने की संभावना होती है। ठीक है, नेक्स्ट बोल रहा है कि जो है गैसों का दाब मापने के लिए किसका, तो गैसों का अगर दाब मापना है तो उसको मैनोमीटर का प्रयोग करते हैं। ठीक है, अब हम लोग देखेंगे द्रव में दाब यानी प्रेशर इन लिक्विड। ठीक है, बोल रहा है कि द्रव के अणुओं द्वारा बर्तन की दीवार अथवा तली के प्रति एकांक क्षेत्रफल पर लगने वाले बल को द्रव का दाब कहते हैं। ठीक है, द्रव के अंदर किसी बिंदु पर द्रव के कारण जो है दाब द्रव की सतह से उस बिंदु की गहराई यानी H, द्रव का घनत्व यानी जो है D, और गुरुत्वीय त्वरण यानी G के गुणांक के बराबर होता है। अर्थात P बराबर यानी दाब बराबर क्या हो जाएगा, तो H गुणा D गुणा क्या हो जाएगा, तो G हो जाएगा। ठीक है, द्रव में दाब के नियम के बारे में जानेंगे। द्रव में दाब के नियम बोल रहा है फर्स्ट की स्थिर द्रव में एक ही क्षैतिज स्थिर द्रव में जो है एक ही क्षैतिज तल में स्थित सभी बिंदुओं पर दाब समान होता है। दूसरा बोला कि स्थिर द्रव के भीतर जो किसी बिंदु पर दाब प्रत्येक दिशा में क्या होता है, तो बराबर होता है।
तीसरा, द्रव के भीतर किसी बिंदु पर दाब स्वतंत्र तल से बिंदु की गहराई के क्या होता है, तो अनुक्रमानुपाती होता है। चौथा बोल रहा है कि किसी बिंदु पर जो द्रव का दाब जो द्रव के घनत्व पर निर्भर करता है, और घनत्व अधिक होने पर दाब भी क्या होता है, तो अधिक होता है। नेक्स्ट है कि द्रव दाब संबंधी पास्कल का नियम के बारे में देखेंगे। द्रव दाब संबंधी पास्कल के नियम। पास्कल के नियम का प्रथम कथन। फर्स्ट बोल रहा है कि यदि गुरुत्वीय प्रभाव को नगण्य माना जाए तो संतुलन अवस्था में द्रव के भीतर प्रत्येक बिंदु पर दबाव क्या होगा, तो समान होता है। पास्कल के नियम का द्वितीय कथन, किसी बर्तन में जो बंद द्रव के किसी भाग पर आरोपित बल द्रव द्वारा सभी दिशाओं में समान परिमाण में संचालित कर दिया जाता है। नेक्स्ट है पास्कल के नियम पर आधारित कुछ यंत्र। जैसे कि पास्कल के नियम पर आधारित कुछ यंत्र कौन से हैं, हाइड्रोलिक लिफ्ट हो गया, हाइड्रोलिक प्रेस हो गया, हाइड्रोलिक ब्रेक आदि के यहाँ तक पास्कल के नियम पर आधारित है, इसको आप लोग याद रखेंगे। नेक्स्ट है कि द्रव का दाब उस पात्र के आकार या आकृति पर निर्भर नहीं करता है जिसे द्रव में रखा जाता है। नेक्स्ट हम देखेंगे गलनांक तथा क्वथनांक पर दाब का प्रभाव। यानी इफेक्ट ऑफ प्रेशर जो है मेल्टिंग पॉइंट एंड बॉइलिंग पॉइंट। तो आइए गलनांक पर प्रभाव के बारे में सबसे पहले देखेंगे। बोल रहे हैं कि गरम करने पर जिन पदार्थों का आयतन बढ़ता है, दाब बढ़ने पर उनका गलनांक भी क्या हो जाता है, तो बढ़ जाता है, जैसे कि मोम, घी आदि। ठीक है। दूसरा बोले कि गर्म करने पर जिन पदार्थों का आयतन क्या होता है, अगर गर्म किया जाए जिन पदार्थों का आयतन घट जाता है, दाब बढ़ाने पर उनका गलनांक भी कम हो जाता है, जैसे कि कौन सा, तो बर्फ़ हो गया, बिस्मत और ढलवा लोहा आदि हो गया। ठीक है। नेक्स्ट है क्वथनांक पर प्रभाव। जैसे सभी द्रवों का क्वथनांक दाब बढ़ाने पर क्या होता है, तो सभी द्रवों का क्वथनांक दाब बढ़ाने पर क्या होता है, तो बढ़ जाता है। ठीक है।